टिंग निंग 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 निंग। साथियों, क्या मैं लाइव हो गया हूँ? मुझे लगता तो है। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Ta-na-na, ta-na-na-na-na। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। फटाफट से आ जाओ, छेती छेती आ जाओ। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चिंग चिचिंग चिचिंग। वीडियो ऑडिबल है, वीडियो ऑडिबल है, ठीक है। ऑडियो विजिबल है, ठीक है। टा 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 ने ने ने। मैं कहाँ से हूँ बेटा? मैं घर पे हूँ अभी तो। गला कैसा है? गला इज़ ओके। ठीक है, तभी क्लास ले पा रहे हैं। चलो आ जाओ, सबको ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, क्या करने के लिए आए हैं दोस्तों? क्या करने के लिए आए? क्या करने के लिए आए बेटा? 5th चैप्टर का ना मैं एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्योंकि कल तो वो हो नहीं पाया। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा गला बहुत भारी हो रखा है, भारी। हाँ जी, ठीक है। तो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे एवरीवन। यस, आज मैं आपको आपके इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करवाने के लिए आया हूँ। दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। क्या आपको पता है? आपको पता है? हाँ, आपने थंबनेल देख लिया होगा। चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट नंबर 1 है, बोलो हाँ सर हाँ। एक यूनिट नंबर 2 है, बोलो हाँ सर हाँ। आपको पता है इन दोनों को मिला के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? इन दोनों को मिला के आते हैं बेटा 15 मार्क्स के क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, यस, हाँ जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं आपको बता दूं मेनली आज मैं आपको सारे के सारे क्या कराऊंगा? PYQs। जो भी आपके PYQs आ रखे हैं, यस, तो उस PYQs को करेंगे। उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं वो करने वाले। हाँ जी, वो करने वाले। क्या आप तैयार हो एवरीबडी? क्या आप तैयार हो एवरीबडी? फटाफट से मुझे बताओ। रेडी रेडी रेडी। अराउंड अराउंड अराउंड, हाँ, मेरे पास टोटल में जहां तक मुझे याद है अराउंड 90 क्वेश्चंस के आसपास है, ठीक है। इसके हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में खत्म करके घर जाके सो जाएंगे। सर 11:30 खत्म कर देंगे एग्जैक्टली। क्या आप तैयार हो? टिंग टिनिंग टिनिंग। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। हाँ जी, रेडी रेडी रेडी। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। हाँ जी, और मुझे चैट्स में देंगे थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट। अरे वीडियो को लाइक करो और चैट्स में मेरे को थम्स अप दे दो सो दैट वी कैन स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट। रेडी? यस, आ जाओ बेटा। गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। गुड नाइट होती है सोने के टाइम पे। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यस, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, हाँ ये रहा। आ जाओ सर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाज पायोनियर्ड बाय, बताओ भाई, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। जो नेशनल इनकम की आपकी अकाउंटिंग है वो शुरू किसने करी थी? किसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है? तो बेटा जल्दी से बताओ फर्स्ट का आंसर। एवरीवन, 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 फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर। क्या बोलेंगे सारे बच्चे? सर किसने शुरू करी है? 2 इंसान थे बेटा, 2 इंसान, जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स एंड रिचर्ड स्टोन। क्या था सर? ये 2 इंसान थे जिन्होंने आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट करी है। हाँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसके बाद बोलता है विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया, ओके, फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। मुझे फटाफट से बताओ कौन है बेटा जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हमारे पूरे इकोनॉमी की नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे, सारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे, निकालेंगे जीडीपी, एमपी वगैरह ये सब चीजें। तो मुझे फटाफट से बता दो बेटा मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डेटा कलेक्ट करती है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती है। करेक्ट बात है, ठीक है, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो। हाँ, अब आएंगे जरा कॉन्सेप्ट्स पे। सर पहले 2 तो आपके बहुत ही थियोरेटिकल थे। रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर टाइम ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? 2 टाइप की जीडीपी होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेटा आपकी तब बढ़ती है जब आपके इकोनॉमी में क्वांटिटीज इंक्रीज होती है। सर मतलब नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस। याद है आपको? मैं सोच के आया हूं बेटा, यस, कि जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करवा सकता हूं मैं करवाऊंगा।
तो नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते हैं सर? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब वो जीडीपी निकालता है आज के प्राइसेस पे। तो आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। कब बढ़ती है? या तो जब प्राइसेस बढ़ रहे हो या क्वांटिटी बढ़ रही हो। मतलब नॉमिनल जीडीपी आपके प्राइस के इंक्रीज होने से भी बढ़ जाती है। हाँ, हो सकता है क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई हो लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो गई हो, इसलिए आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही हो। यस सर, यस, है ना। लेकिन जो आपकी रियल जीडीपी होती है, असली जीडीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मतलब ये जो हम जीडीपी निकालते हैं ना बेटा, इसमें हम कौन से प्राइस लेते हैं? आपके बेस ईयर के प्राइस। इसमें हम करंट ईयर के प्राइस लेते ही नहीं है। करेक्ट बात है। तो आपके रियल जीडीपी सिर्फ तब बढ़ेगी जब क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, नॉमिनल मतलब नकली वाली, रियल मतलब असली वाली। फटाफट से आ जाओ। बोथ ए एन बी बोलेंगे? नहीं सर, क्या बोलेंगे? बोथ ए एन बी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या होता बेटा? अगर क्वेश्चन में होता कि भाई आपको क्या निकालनी है? आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी है। क्वेश्चन में है कि आपको रियल जीडीपी निकालनी है, तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। एग्जैक्टली, आ जाओ। फोर्थ क्या बोलता है बेटा? आओ फटाफट से आओ। फोर्थ बोलता है सिंस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मस्ट बी सेम इन द बेस ईयर, द डिफ्लेटर फॉर द बेस ईयर इज। क्या मतलब है इसका? फटाफट से बताओ। फोर्थ वाला। हाँ, मजा आएगा बेटा। आज जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं उतने कर लो, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। Since nominal GDP and real GDP must be the same in the base year, the deflator for the base year is। तो बेटा क्या होता है डिफ्लेटर? आपका जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। करेक्ट बात है। हाँ, तो जो आपका बेस ईयर होता है, आपका डिफ्लेटर कितना आता है? हमेशा 100 आता है। डिफ्लेटर का मतलब ये है कि अगर बेस ईयर में 100 रुपए थे, हाँ, अगर गुड्स के प्राइस 100 रुपए थे, तो आज कितने हो रहे हैं? अगर मैं आपको बोलूं क्या बोलूं कि भाई आपका बेस ईयर है मान लो 2011-12, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है बेटा? क्योंकि वो बेस ईयर है, हाँ जी, तो आपका नॉमिनल जीडीपी और आपका रियल जीडीपी सेम आता है। करेक्ट बात है। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना आएगा? 100। यस। अगर मैं आज आपको बोलता हूं कि आज चल रहा है 2025-26, करेक्ट बात है, आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ गया 145। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीज 2011-12 में 100 रुपए की थी, आज वो 145 रुपए की हो गई है। ऐसा बोल सकते हैं? हाँ जी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद मेरी बात सुनो। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर 100 रुपए से ज्यादा आ गया बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये बेस ईयर के प्राइसेस और करंट ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करता है। एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर ये जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 100 है, कितनी सर? ग्रेटर देन 100, तो इसका मतलब ये होता है कि महंगाई बढ़ी है। और अगर मतलब प्राइसेस बढ़े हैं, हाँ जी, प्राइसेस बढ़े हैं, तो अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपका जो नॉमिनल जीडीपी है दैट विल बी ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। करेक्ट बात है। क्यों? अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस को कंसीडर करके निकलता है। एग्जैक्टली। रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइस को लेकर निकलता है। तो रियल जीडीपी कम आएगा, यस, और आपका नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आएगा। क्या ये क्लियर है? एग्जैक्टली। तो आपका आंसर क्या हो गया? नॉमिनल ग्रेटर देन रियल। ओके, हाँ जी। सिक्स्थ वाला क्या बोलता है? डैश इज अ मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। तो हमारे दिमाग में क्या आ गया? जीडीपी। अच्छा, ठीक है। प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो मतलब डी तो आएगा। हाँ, डी फॉर डोमेस्टिक। बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, इंक्लूडिंग एनएफआईए। ओहो सर, क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एनएफआईए। अच्छा, तो बेटा अगर आप एनएफआईए कंसीडर करोगे तो नेशनल आएगा। डोमेस्टिक का मतलब होता है सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी कंसीडर कर रहे हो, लेकिन ये एनएफआईए कंसीडर कर रहा है। हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सर मतलब ये बेटा कि एक होता है जीडीपी। जब आपको ये बोला जाए कि आपके इकोनॉमी में, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मार्केट वैल्यू, दैट इज जीडीपी एमपी। लेकिन अगर आपको बोले कि आपको एनएफआईए कंसीडर करना है, तो जो ये डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक में आपने फॉरेन इनकम, हाँ जी, कंसीडर कर ली है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंसीडर कर ली है, तो ये बन जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली सर, नेशनल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा कह रहा है एनएनपी क्यों नहीं आएगा बेटा, अगर यहां पे लिखा होता है डेप्रिसिएशन के बारे में तो आपका आता है नेट, बाय डिफॉल्ट ग्रॉस होता है, ठीक है। तो जीएनपी एमपी आएगा। शाबाश। फटाफट से आ जाओ। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? कह रहा है कि भाई चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो भाई ढूंढो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो सारे बच्चे।
की कहता है जी, की कहता है, जल्दी बताओ। कह रहा है जीएनपी, हाँ जी बेटा, जब गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लेंगे रोहित तो आपका ग्रॉस होगा, ठीक है। हाँ, इनकम में तो आपका ऑब्वियसली बात है फैक्टर कॉस्ट आता है। एवरीवन, जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज। क्या ये बात सच है? सच है सर। एनपी का मतलब, एन का मतलब नेशनल, नेशनल का मतलब होता है जो इंडिया में रेसिडेंट्स रहते हैं, हाँ, उसकी टोटल इनकम लेंगे हम। इंडिया में जो कमाई उसकी भी लेंगे, जो बाहर कमाई उसकी भी लेंगे। एग्जैक्टली, फटाफट से बताओ, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है? जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज। क्या ये सच है? हाँ सच है। एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस। तो बेटा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल का मतलब यही है कि इंडियन रेसिडेंट्स जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं वो कंसीडर करेंगे हम, हाँ, उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या वो बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एग्जैक्टली। तो वो बोलते हैं, हाँ। जो बच्चा डी बोल रहा है, बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको जब नेट निकालना होता है तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस होता है ना। जब आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं कि वाई नॉट बी, जरा बी को भी देखते हैं। कह रहा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये बात तो ठीक है। इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी माइनस एनएफआईए। तो बेटा ये गलत हो गया ना, हाँ या ना। इसमें तो प्लस एनएफआईए होना चाहिए था ना, करेक्ट बात है। इसने माइनस लिखा, माइनस लिखा है, तो क्या आना चाहिए था सर? यहां पे प्लस आता तो ये सही होता, तो ये सही होता, ठीक है। आ जाओ। इसके बाद क्या बोलता है बेटा, फटाफट से आ जाओ। 8 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यस। तो देखो, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बेटा ये बिल्कुल सही है। अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, ठीक है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एनडीपी। अब यहां पे फर्क किसका है? यहां पे फर्क है बेटा आपका कि नेट, हाँ, नेट आपका सेम है, नेट आपका सेम है। एन फॉर जो सेकंड वाला एन है बेटा वो क्या? नेशनल, वो क्या? नेशनल, और ये क्या? डोमेस्टिक, ठीक है। तो नेशनल कैसे निकालते हैं? डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड कर दो, यस ये भी सही है सर। सेकंड वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, ठीक है। फिर थर्ड वाले पे आते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो फर्क किस चीज का है? यहां पे नेट है, यहां पे ग्रॉस है। तो नेट कैसे निकालते हैं बेटा? ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, तो ये ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका नेट। अगर आपको नेट निकालना है और आपके सामने डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड होता है, एग्जैक्टली, तो ये भी ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब सर यहां पे तीनों स्टेटमेंट ठीक है सर, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आता हूं किस पे? अब मैं आता हूं 9th वाले पे। क्या बोलता है? इधर आओ फटाफट से आओ। कह रहा है इफ नेट फैक्टर इनकम, हाँ जी, फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। अगर आपको बोला गया कि एनएफआईए आपका पॉजिटिव है, एनएफआईए क्या है? पॉजिटिव है, अच्छा ठीक है। देन एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस इज पीवाईक्यूज, हाँ जी दिस इज पीवाईक्यूज, फटाफट से बताओ। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो मेरी बात सुनो, अगर आपका एनएफआईए पॉजिटिव है, मतलब बाहर से जो इंडिया के लोग पैसा कमा रहे हैं सर वो पॉजिटिव है, हाँ, तो आपका क्या होगा बेटा? आपका जो नेशनल वैल्यू आएगी, नेशनल वैल्यू आएगी, दैट विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक वैल्यू। करेक्ट बात है। नेशनल में हम क्या लेते हैं? रेसिडेंट्स, इंडिया के रेसिडेंट जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं वो कंसीडर करते हैं, हाँ जी करते हैं। तो अगर आपका एनएफआईए पॉजिटिव है मतलब हमने जो बाहर से पैसा कमाया वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू बाहर वाले लोगों ने जो इंडिया से कमाया, तो आपका एनएफआईए पॉजिटिव आ रहा है, तो नेशनल विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक, एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे, इधर आओ। यस यस यस, आपको बोला नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, गलत। आपकी नेशनल इनकम ज्यादा आएगी। एवरीबडी ऐसे हाँ, अच्छा ग्रेटर लिखा हुआ है, सही तो है, हाँ मुझे मैंने पढ़ा लेस देन। क्या पहला ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है कि आपकी जो नेशनल इनकम आएगी, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी इधर आओ। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यस सर यस। और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे फर्क किस चीज का है? फर्क है आपके एन और डी का, एन और डी का, यस। एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डोमेस्टिक। तो अगर बेटा आपका एनएफआईए पॉजिटिव है, हाँ जी, तो आपका नेशनल ज्यादा आएगा आपके डोमेस्टिक से, सही लिखा है, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ठीक है। सर सेकंड वाला लेस लिखा है, ये गलत है, ये गलत है।
नेट एक्सपोर्ट्स, सर नेट एक्सपोर्ट्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, पहली बात अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे भी तो भाई नेट एक्सपोर्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि बाहर से हमने पैसा ज्यादा कमाया। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम विल बी ग्रेटर, गलत बात है, आपकी नेशनल इनकम ज्यादा आएगी। ठीक है, आ जाओ। अब बात करेंगे 10th की। हाँ जी, 10th की बात करेंगे। जो बच्चे स्पीड इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, बेटा मेरा इतना ही स्पीड रहेगा, ज्यादा फास्ट बोलने के चक्कर में गला खराब हो रहा है। ठीक है, इधर आओ। यस, आपको गंदी आदत लग गई है 2x पे सुनने की, और कोई बात नहीं है। जरा 10th पे आ जाओ, 10th पे। हाँ, 12 बजे से पहले खत्म कर देंगे। डैश इज अ मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू, हाँ जी, ऑफ ऑल द फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, जीडीपी। ठीक है, एट मार्केट प्राइस। यस, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, हाँ जी, इंक्लूडिंग एनएफआईए। तो आपको इसमें एनएफआईए ऐड करना है। यस, अरे बोलो ना सर, एनएफआईए ऐड करना है। हाँ जी, एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एनएफआईए ऐड करना है। यस, तो आपका ये तो हो गया नेशनल। सर क्या हो गया, नेशनल। हाँ जी, नेशनल। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है तो ग्रॉस में से माइनस करोगे, तो दिस विल बी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या ये सच बात है? अरे बोलो फटाफट से, क्या आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा? सब बच्चों ने क्या बोला? ऑप्शन नंबर डी। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। आ जाओ। 11th क्या बोलता है, इधर आओ। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हायर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। आराम से सोच के बताना बेटा, आराम से सोच के बताना, जल्दी बताओ। ठीक है, इधर आओ। कह रहा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, हाँ जी, यस, ग्रेटर देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस ज्यादा है आपके फैक्टर कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट से। मुझे बताओ, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किस चीज का डिफरेंस होता है? सर आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, है ना। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट, हाँ, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। यस और नो? और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे पीवाईक्यूज है बेटा, सारे के सारे पीवाईक्यूज है, माइनस सब्सिडी। क्या ये बात सच है? ये बात सच है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मार्केट प्राइस ज्यादा आ रहा है आपके फैक्टर कॉस्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये आपका पॉजिटिव आएगा। सर कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। कि मान लो आपका फैक्टर कॉस्ट कितना है? फैक्टर कॉस्ट 100 है, 100 है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस किया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने प्लस करे, मान लो 50 रुपीज के, हाँ, और सब्सिडी आपने ली है 50 रुपीज से कम। सब्सिडी 50 से कम लोगे तो कितना आएगा? 20। दिस विल बी, हाँ जी, 130। तो यहां पे आपका मार्केट प्राइस ज्यादा आ रहा है आपके फैक्टर कॉस्ट से। तो मार्केट प्राइस ज्यादा कब आता है? जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपके सब्सिडी से ज्यादा होगा। करेक्ट बात है। तो आंसर क्या होगा? एवरीबडी आंसर होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सीड्स गवर्नमेंट सब्सिडीज। जब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होंगे तब आपका मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा। अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दिया, मान लो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कितना रखा? 50, यस, लेकिन सब्सिडी को रखा आपने 70, हाँ, तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 80। आपका मार्केट प्राइस 80 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहां पे तो मार्केट प्राइस कम हो गया। तो मार्केट प्राइस कम कब आएगा? जब सब्सिडी ज्यादा होगी। मार्केट प्राइस ज्यादा कब आएगा? जब टैक्सेस ज्यादा होंगे। तो यहां पे टैक्सेस ज्यादा होंगे, टैक्सेस ज्यादा होंगे। क्लियर है एवरीवन? यस। इसके बाद 12th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? 12th वाला क्वेश्चन बोलता है बेटा, द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री डोमेस्टिक लिमिट्स एज रिसीव्ड बाय, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से गाइस, हाँ, एज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला गया? एज रिसीव्ड बाय, हाँ जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ इसका? सारे बच्चे सोच के बताओ क्या मतलब हुआ। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको समझाता हूं। जब ये बोलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस का मतलब होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाय डिफॉल्ट, कि जितना भी आपका आउटपुट बना है ना, यस, उसकी मार्केट वैल्यू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर इसने ये बोल दिया क्या? रिसीव्ड बाय फैक्टर कॉस्ट, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर कॉस्ट में। सर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या बात समझ में आई? कि बाय डिफॉल्ट हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम मार्केट प्राइस पे लेते हैं, लेकिन अगर वो आपको बोल दे एज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या ये क्लियर है एवरीवन? क्या ये क्लियर है? मुझे फटाफट से बताओ। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से 13th पे। 13th क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, यस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा ठीक है,
इफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो मेरी बात सुनो बेटा, आपको निकालना क्या है, एनडीपी यस एट फैक्टर कॉस्ट यस, और आपको दिया हुआ है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो पहले फॉर्मूला बना लो, पहले फॉर्मूला बना ले यस। तो देखो आपको नेट वैल्यू निकालनी है। अच्छा आपके पास ग्रॉस है, तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो नेट आएगा यस। आपको डोमेस्टिक निकालना है, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम निकालनी है। हाँ जी डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम निकालनी है। आपके पास यहां पे क्या है, नेशनल, तो बेटा इसमें से एनएफआई माइनस करेंगे, करेक्ट बात है। आपको निकालना है यहां पे क्या, फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है सर फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को माइनस करेंगे, एनआईटी को माइनस करेंगे। अगर यही समझ में नहीं आएगा, यही आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर तो कैसे क्वेश्चन होंगे ना। इधर आओ, आपका जीएनपी एमपी कितना है 60,000, ठीक है। डेप्रीसिएशन आपका 4,000 रुपये, एनएफआई आपका 3200 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 6,000 रुपीज़ है। तो सबको माइनस करना है, सॉरी सबको माइनस करना है। 60,000 माइनस 4,000 माइनस 3200 माइनस 6,000 46,800 एग्जैक्टली। क्या सबने ये निकाला? गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, वेरी गुड। आ जाओ 14th क्या बोलता है बेटा, 14th बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। जल्दी बताओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग यस इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, नॉट लिखा है, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस में आरआईपी आता है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो रात को। हाँ आरआईपी का मतलब हो गया रेंट यस, इंटरेस्ट हाँ, और प्रॉफिट, ये आता है ये आता है। इसका मतलब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं आता, नहीं आता। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इधर आओ, इसके बाद क्या बोलता है बेटा, इसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी 15, प्राइवेट इनकम। क्या सबको प्राइवेट इनकम का मतलब पता है? एवरीबडी प्राइवेट इनकम का मतलब पता है? तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है जो आपके हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर की इनकम होती है। एक होती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सनल इनकम का मतलब होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम रिसीव करता है। हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम रिसीव होती है फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, बेशक वो इंडिया से हो रही है, वो बाहर से हो रही है, बेशक वो फैक्टर इनकम हो रही है या वो ट्रांसफर इनकम हो रही है, सर कहीं से भी आपको रिसीव हो रही होती है, दैट इज योर पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम में क्या आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर के साथ साथ आपका बिजनेस सेक्टर भी आता है। क्या आ जाता है? आपका बिजनेस सेक्टर भी आता है, हाँ जी बिजनेस सेक्टर भी आ जाता है। तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एवरीबडी। ये आपकी प्राइवेट इनकम दे रखी है, हाँ। तो प्राइवेट इनकम में मैंने क्या बोला, आपका बिजनेस सेक्टर भी आता है। मुझे बताओ बेटा बिजनेस सेक्टर की इनकम क्या होती है? बिजनेस सेक्टर की इनकम होती है प्रॉफिट। बेटा पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, सुन लो ना। हाँ मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई क्लास लेने का रात को, ठीक है। तो पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदा होगा, ये सुनो ठीक है, नहीं तो मैं कल से नहीं आने वाला। सर ये प्रॉफिट है, हाँ जी प्रॉफिट है। मुझे बताओ बेटा क्या प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं? एब्सोल्युटली यस, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। एक जो प्रॉफिट आप हाउस होल्ड सेक्टर में बांट देते हो जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, एग्जैक्टली। एक जो आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, एक दूसरा आपको रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 3 हो गए, हाँ जी ये 3 प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं। बात तो ठीक है, हाँ। सर जो ये डिविडेंड है ये आपके हाउस होल्ड सेक्टर को मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। एवरीबडी सुनो, क्या ये क्लियर है? क्लियर है, हाँ। सुनना किसी को नहीं है फिर लिखेंगे प्राइवेट और पर्सनल इनकम नहीं आता, आएगा भी नहीं बेटा ऐसे, अगर ढंग से बैठ के पढ़ोगे नहीं। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि यहां पे प्राइवेट इनकम में 2 आते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम, यस सर यस ठीक है, दूसरा आपके बिजनेस सेक्टर की इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम तो आपका सब कुछ हो गया, सैलरी डिविडेंड ये सब कुछ हो गया। प्रॉफिट आपका बिजनेस सेक्टर की इनकम हो गई। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, हाँ जी 3 पार्ट होते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यस। आपको बोला अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, सर इसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, हाँ। प्रॉफिट के टैक्सेस, आपको पर्सनल इनकम निकालनी है। तो बेटा पर्सनल इनकम का मतलब क्या हो गया? जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, जो आपकी प्राइवेट इनकम है, यस, अगर मैं प्राइवेट इनकम में से आपके बिजनेस वाली इनकम को हटा दूंगा तो क्या पर्सनल इनकम आ जाएगी? एग्जैक्टली भाई प्राइवेट इनकम में आपकी हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम भी है, करेक्ट बात है, और आपके बिजनेस सेक्टर की इनकम भी है, एब्सोल्युटली यस। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, प्राइवेट इनकम में से अगर मैंने बिजनेस सेक्टर की इनकम हटा दी, सर बिजनेस सेक्टर की इनकम कौन सी होती है? प्रॉफिट वाली। अब बात यह है कि प्रॉफिट का एक पार्ट तो हाउस होल्ड सेक्टर को मिल जाता है, तो डिविडेंड वाला पार्ट तो आपके पर्सनल इनकम में आएगा, ये दोनों आपके पर्सनल इनकम में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो टैक्सेस वाला पार्ट है सर 2500 ये नहीं आएगा, और रिटेन्ड अर्निंग नहीं आएगा। सर ये दोनों आपके पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं बनते, हाँ जी नहीं बनते।
एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, 50,000 में से हाँ 10,000 और 2,500 माइनस किया, ये आपकी पर्सनल इनकम हो गई। हाँ जी पर्सनल इनकम हो गई। चलो आ जाओ, जिन्होंने सुना होगा उनको समझ में आ गया, बाकी तो बेटा बातें कर रहे हो, बातें तो हर टाइम में होती है, ठीक है। तो आ जाओ जरा 16th की बात करते हैं। डैश इज द इनकम हाँ रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। जब उसने आपको बोल दिया बेटा रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग एनपिश, एनपिश का मतलब होता है ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए काम करते हैं, सर्विंग हाउस होल्ड। हाँ तो जैसे ही आपको बोला रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, मैंने क्या बोला रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, तो आप समझ जाओगे बेटा कि यहां पे बात हो रही है पर्सनल इनकम की। किसकी बात हो रही है? पर्सनल इनकम की। सिर्फ और सिर्फ आपसे हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, 17th क्या बोलता है, पर्सनल इनकम एक्सक्लूड्स। पर्सनल इनकम में क्या नहीं आता? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स आती है? क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं? क्या बिजनेस के टैक्सेस आते हैं? तो क्या नहीं आता मुझे बताओ। पर्सनल इनकम में आता है हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम। मैंने क्या बोला? आपके पर्सनल इनकम में हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम आती है। एग्जैक्टली बेटा ये तीनों ही हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम नहीं है। ये तीनों क्या आपके हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है? नहीं। क्या ये हमको मिलती है? हाउस होल्ड सेक्टर कौन है बेटा? मैं और आप जो कंजम्पशन करते हैं। क्या हमको मिलती है? नहीं बेटा। रिटेन्ड अर्निंग, बिजनेस का प्रॉफिट जो बिजनेस में रह गया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी हमको थोड़ी मिलता है सर। बिजनेस के आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सर ये तीनों के तीनों आपके पर्सनल इनकम में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद देखो जरा 18th क्या बोलता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाँ इज एडेड टू द नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। इसका मतलब क्या है कि भाई आप पर्सनल इनकम निकाल रहे हो, यस, तो आप नेशनल इनकम में क्या ऐड करोगे? तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो जरा, मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं 2 मिनट। यस, नेशनल इनकम का मतलब होता है जो आपकी फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके कमाई गई है। पर्सनल इनकम में ऐसा जरूरी नहीं है। पर्सनल इनकम में आपकी फैक्टर इनकम भी आ सकती है, यस, और आपकी ट्रांसफर इनकम भी आ सकती है। नेशनल इनकम में आपकी ट्रांसफर इनकम नहीं आती। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि सर जो मेरे को इनकम रिसीव हुई है विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं किया, मेरे को पैसे मिल गए। अब बात समझ रहे हो? हाँ, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आपको पेंशन मिलती है, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, यस। तो मेरी बात सुनेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, सर ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, लेकिन जब आपको पर्सनल इनकम निकालनी है तो आप नेशनल इनकम में इसको ऐड करोगे। हाँ जी ऐड करोगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट, बेटा ये तो पर्सनल इनकम का पार्ट ही नहीं होती। अब बात समझ रहे हो? सर ये आपके पर्सनल इनकम का पार्ट ही नहीं है, पर्सनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। हाँ बेटा, प्राइवेट इनकम में भी आती है। ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर्स, अरे फॉरेनर्स की बात क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया के लोगों की बात करें ना, हम यहाँ पे पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं। यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मेरी बात सुनो बेटा, यस, अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा ये नेशनल इनकम में आता है और ये पर्सनल इनकम में भी आता है, तो आपको ये नेशनल इनकम में ऐड करने की जरूरत थोड़ी है। आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी सुनो, जो चीज नेशनल इनकम में आती है और वही चीज पर्सनल इनकम में भी आती है, फिर तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना। करेक्ट है। आप नेशनल इनकम में किस चीज को ऐड करोगे? सर हम नेशनल इनकम में इस चीज को ऐड करेंगे जो नेशनल इनकम में नहीं आता लेकिन पर्सनल इनकम में आता है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। एग्जैक्टली। चलो आ जाओ सर, डैश मेथड हाँ मे बी द मोस्ट सूटेबल फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमीज। हमने पढ़ा था कौन सा मेथड कौन सी इकोनॉमी के लिए सूटेबल है। तो हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि जो अमीर देश होते हैं, जहां पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करते हैं, तो क्योंकि वहां पे लोग अपनी टैक्सेस की फाइलिंग करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहां पे इनकम मेथड सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? एवरीवन, ठीक है। एनएनपी एमपी आपको दे रखा है 15,053 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्सेस है, एनएनपीएफसी है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सिडी? यस, अच्छा ठीक है। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मीत थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन आप ऐसे भी ये मैसेज कर सकते थे, मैं तब भी रीड कर लेता। इधर आओ, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यस, आपको एनएनपी एमपी दिया हुआ है, यस सर यस, और आपको एनएनपीएफसी दिया हुआ है। हाँ, क्या हम इन दोनों की एक इक्वेशन बना सकते हैं? क्या हम इन दोनों की बेटा एक इक्वेशन बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जैक्टली आपको मार्केट प्राइस निकालना है, तो बेटा मार्केट प्राइस विल बी फैक्टर कॉस्ट। एग्जैक्टली सुन लो मेरी बात ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस, माइनस सब्सिडी। क्या ये बात सच है? ये बात सच है ना?
हाँ जी सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो देखो एनएनपी एनपी कितना है आपका 15,053, एनएनपीएफसी कितना है आपका 14,980। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखे हैं 335। आपको सब्सिडी निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हो क्या बेटा? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो मुझे बताओ 14,980 प्लस 335 माइनस 15053, क्या आपका 262 आ रहा है? अरे बताओ ना, क्या आपका 262 आ रहा है क्या? द आंसर इज यस। सब्सिडी, हाँ जी सब्सिडी, करेक्ट है, करेक्ट है। वैसे तो और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर में आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पूछता है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, सुन लो ध्यान से। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस यस माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कितने हैं? 335, करेक्ट बात है। और सब्सिडी कितनी है बेटा? 262, हाँ जी 262। तो 335 माइनस 262 73, यस सर 73। क्या आपका आंसर आ गया? यस, आ जाओ 24 पे आते हैं, फटाफट से 24 पे आते हैं बेटा। क्या बोलता है? कह रहा था जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, हाँ जी, इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज 1900। तो आपको क्या यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखी है? करेक्ट बात है, ठीक है सर, दैट इज 1900 करोड़। वाह। द नेशनल इनकम, सर नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? एनएनपीएफसी। क्या होती है? एनएनपीएफसी, करेक्ट बात है। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यस। तो मेरी बात सुनो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका 107 है और नेशनल इनकम 1671 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 107। उसके बाद बोलता है अगर आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 210 करोड़ है, यस, तो डेप्रिसिएशन कितना है? बाबा रे बाबा, सोचो बेटा सोचो। मुझे लग रहा है बेटा मैं कल से ना आपको क्लासेस रिकॉर्ड करके दूंगा, क्योंकि रात की क्लास में गले में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, एवरीवन मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो जीडीपी एमपी इक्वेशन बनाएंगे सर, इक्वेशन बनाएंगे, आ जाओ। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो अगर आपको ग्रॉस निकालना है, मैंने क्या बोला, अगर आपको ग्रॉस निकालना है तो क्या नेट में डेप्रिसिएशन प्लस होगा? यस सर प्लस होगा। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है, क्या निकालना है? डोमेस्टिक, तो बेटा आपका जो आपका नेशनल है इसमें से एनएफआई हटाया जाएगा, यस, नेशनल में से एनएफआई हटेगा। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। बोलो बोई फटाफट से बोलो, हाँ जी। एवरीवन इक्वेशन आपने बनाई क्या? क्या मैंने सही इक्वेशन बनाई है? मुझे बताओ। आपका जीडीपी एमपी कितना है बेटा? 1900। एनएनपीएफसी कितना है? 1671, यस सर यस। डेप्रिसिएशन आपको निकालना है क्या? सर बिल्कुल निकालना है। एनएफआई आपको माइनस करना है 107, अच्छा 107। और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपका 210 है, एब्सोल्युटली यस, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो 1671, ठीक है, माइनस 107, ठीक बात है, एवरीबडी यस सुनो, प्लस 210 माइनस 1900। मुझे बताओ बेटा क्या ये 126 आ जाएगा? यस। तो मजे की बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे बेटा, एग्जाम के क्वेश्चन हैं, बस आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? फॉर्मूलेस, हाँ फॉर्मूलेस। मेरा ऐसा मन कर रहा है, क्या आपका मन कर रहा है कि एक बार बेटा क्या हम फॉर्मूले रिवाइज कर ले? क्या आप बोलते हो तो मैं करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको सारे फॉर्मूले से एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दूँ। हाँ जी, जो बच्चा कह रहे हैं कौन प्लस करना है, क्या माइनस करना है, तो इसका मतलब बेटा थोड़ी सी पढ़ाई कम हुई है आपकी, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए। यस, रिवाइज करा दूँ, तो मेरे को भी लगता है एक बार हम फॉर्मूले रिवाइज करते हैं ताकि जल्दी से उसके बाद हम क्वेश्चंस कर ले, है ना। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहला फॉर्मूला आता है कि जब भी आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी होगी, यस सर, और आपके सामने नेट है, तो ग्रॉस मतलब टोटल होता है। ग्रॉस मतलब क्या होता है बेटा? टोटल, यस सर टोटल। तो नेट में हाँ डेप्रिसिएशन ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता है, ऐड होता है। तो सिमिलरली अगर आपको मान लो बेटा नेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, नेट वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब अगर आपके पास ग्रॉस होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, माइनस होगा। तो ये बात तो ठीक है सर, है ना, पहला फॉर्मूला आपका ये बनता है। अब मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, सेकंड, अगर आपको बेटा कई बार मार्केट प्राइस निकालना होता है, तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरे को किस तरीके से याद रहते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब है बेटा कि जो आप कस्टमर से लेते हो, और कस्टमर से हम टैक्स के साथ लेते हैं, मतलब जो आपकी फैक्टर कॉस्ट आती है, इसमें हम टैक्सेस को ऐड करेंगे, जीएसटी ऐड होगा, यस सर यस, और सब्सिडी माइनस होगा, करेक्ट है। तो ये आपका मार्केट प्राइस आ गया। एवरीबडी यस नो,
तो और जो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, हाँ जी मार्केट प्राइस हो गया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, एवरीवन 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 क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मेरी बात सुनो, इधर आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। ऐसे ही अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो मार्केट प्राइस में से हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, इजी इजी। देन उसके बाद एक चीज आती है डोमेस्टिक और नेशनल की, ठीक है। तो मान लो जैसे आपको नेशनल निकालना है, आप किस तरीके से सोचोगे, किस तरीके से सोचोगे? नेशनल का मतलब होता है बेटा कि इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं, हाँ उन्होंने इंडिया में कितना पैसा कमाया प्लस बाहर से कितना पैसा कमाया। तो नेशनल में आपका NFIA भी आता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है उसमें आपका NFIA ऐड होगा, आपका NFIA ऐड होगा। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। तो सिमिलरली अगर कई बार आपको डोमेस्टिक निकालने के लिए बोलेगा, तो अगर डोमेस्टिक निकालने के लिए बोलेगा तो नेशनल में से यस हम NFIA माइनस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो मोटे मोटे आपके ये 3 फॉर्मूलेज यूज होते हैं। क्लियर है, क्लियर है एवरीबडी, एवरीबडी? हाँ फटाफट से आओ। अब MCQs में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाओ। 22 क्या बोलता है बेटा? डैश इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो देखो 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल का फ्लो, एक होता है आपका मनी का फ्लो। रियल फ्लो का मतलब होता है जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है, मैंने फैक्टर सर्विसेज दी, आपने मेरे को गुड्स दिए, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। मनी का फ्लो मतलब मनी का फ्लो कि भाई मैंने काम किया, आपने मेरे को पैसा दिया, मैंने गुड्स खरीदे, मैंने आपको पैसा दिया, दैट इज मनी का फ्लो, एग्जैक्टली। तो जब वो आपसे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो पूछता है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। क्या ये बात सच है? ठीक है, इधर आओ। 23 क्या बोलता है? वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज ऑल्सो नोन एज। तो हमने ना एक वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है, वैल्यू एडेड मेथड, हाँ जी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ये बहुत सारे उसके नाम होते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है? हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज कौन है, हमारे इकोनॉमी में कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइज है जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रही है। फिर हम निकालते हैं कि वो कितना वैल्यू ऐड कर रही है। तो ये मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनेंगे, कितना वैल्यू ऐड कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सर GV एट मार्केट प्राइस, हाँ। तो सारी एंटरप्राइजेस का, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सारी एंटरप्राइजेस का ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है बेटा क्या? GDP एट मार्केट प्राइस। अच्छा, तो हर अभी क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया ईच एंटरप्राइज। तो एवरी एंटरप्राइज जो वैल्यू ऐड करती है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सारी एंटरप्राइजेस का ऐड कर देंगे तो दैट विल बी GDP एट मार्केट प्राइस, एग्जैक्टली। ओके, 24 क्या बोलता है बेटा? हाँ, जिसको डाउट है एक बार क्लास के बाद में रुक जाना, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। 24 क्या बोलता है? द एक्सपेंडिचर एंड गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, विच इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, आई थिंक ये जो है ना, ये कहीं और दूसरे लाइन का आ गया, ठीक है। एवरीवन ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दो। आपका क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑलराइट। आपको NDP एट मार्केट प्राइस दी है, NFIA दी है, डेप्रिसिएशन, आपको नेशनल इनकम निकालना है। अब सारे बच्चे बेटा खुद से सोचेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। आपके सामने NDP एट मार्केट प्राइस है, तो अब सारे बच्चे खुद से कोशिश करेंगे फॉर्मूले को डिराइव करने की, एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनो सारे के सारे बच्चों, NN सेम हो गया, सेम हो गया। अब आपको नेशनल निकालना है और ये आपको डोमेस्टिक दिया हुआ है, हाँ, तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड होता है, करेक्ट बात है, यस सर, यस। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइसेस में से हम टैक्सेस को माइनस करते हैं, सिंपल सिंपल। क्या ये क्लियर है बात? फटाफट से बताओ। एवरीवन 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 मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये क्लियर है? हाँ, तो इधर आओ। आपको NNP एट FC निकालना है, NDP एट MP कितना है? 77,000, ठीक है। NFIA, सर NFIA आपका नेगेटिव में है तो 700। अब आपको निकालना है NIT कैसे निकालते हैं बेटा? NIT निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, यस, सब्सिडी को माइनस करके, है ना। आपका NIT कितना आएगा? NIT आएगा 1100, टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो देखो 77,000, हाँ, माइनस 700, यस सर, माइनस 1100, क्या आपका 75,200 आ रहा है? एवरीबडी 75,200 सबने निकाला? ओके, वेरी गुड, आ जाओ। 25 क्या बोलता है बेटा? द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या बोल रहा है?
फैक्टर इनकम, हाँ जी, अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बेटा इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है बेटा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो फटाफट से सर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ देखो, जब आपको इनकम का टोटल करना होता है तो वो आपकी नेट वैल्यू होती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आता है जब गुड्स की वैल्यू को टोटल करते हैं। सही बात है, गुड्स के प्रोडक्शन में आपका आता है डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब इनकम का टोटल करते हैं तो आपका नेट आता है। यस, D4 आपका डोमेस्टिक, क्योंकि यहां पे डोमेस्टिक बोला गया है, और आपकी फैक्टर कॉस्ट है क्योंकि आपको फैक्टर इनकम का टोटल करना है। क्लियर हो गया? तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एग्जैक्टली, तो आपका आंसर आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। 26 मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 26 क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा व्हाट विल बी द नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड तो बड़ा आसान होता है, सारे खर्चों को ऐड कर दो, जिसमें आपका क्या होगा? आपके हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आपके गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यस, देन आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली। फिर आपका क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है ना बेटा, फिर अब तो आपको यहाँ से मैं जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? ये आपका एमसीक्यू क्लास हो रहा है, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली 25,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,000, यस। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी ध्यान से सुनेंगे एवरीवन। ये आपको बोला है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर व्हाट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? तो बेटा देखो, इसका मतलब होता है नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी नेट इन्वेस्टमेंट। हम अपने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लेते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हम क्या लेते हैं बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली। लेकिन ये नेट है, हाँ जी नेट है, तो हमारा आंसर नेट में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। प्लस 6500, हाँ जी 6500, और आपका नेट एक्सपोर्ट्स आता है, हाँ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, प्लस आपका 5000, हाँ जी 5000। यही चीजें आती है, यही चीजें आती है। तो ये जो आपका आएगा बेटा, वैसे तो आपके एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि आप यहां पे बेसिकली जो गुड्स का खर्चा है उसको टोटल कर रहे हो, हाँ। लेकिन क्योंकि आपने यहां पे नेट लिया है, क्या लिया? नेट, तो ये आपका आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, दिस विल बी एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या ये क्लियर है? तो मेरी बात सुनो ध्यान से। 25,000 प्लस 12,000 प्लस 6500 प्लस 5000, क्या ये आपका 48,500 आ रहा है? हाँ या ना सर? 48,500 आ रहा है क्या? सारे बच्चे बताओ, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपको क्या निकालना है? आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो दिस विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, करेक्ट बात है। आपके सामने क्या है? आपके सामने है एनडीपी, हाँ जी, एट मार्केट प्राइस। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, आपको नेशनल निकालना है तो क्या एनएफआई ऐड करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, एनएफआई ऐड करना पड़ेगा। आपको अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, ओके। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज 48,500, यस। एनएफआई की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? एनएफआई आपको दे रखा है 1,000 रुपीज का, करेक्ट है। एनआईटी आपका 1500 है, 1500 है। तो सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या 48,000 आया? कोई बच्चा पूछ रहा है एग्जाम में सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। बेटा आपका एमसीक्यू पेपर होता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ भाई, कोई है क्लास में बच्चे पढ़ने वाले हैं? मैं जाऊँ? हाँ चलो, कुछ बच्चों का मुझे बी दिख रहा है तो ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो मैं उनके लिए पढ़ा सकता हूँ। आ जाओ 27 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, एग्जैक्टली आपको फॉलोइंग डेटा कंसिडर करना है, और नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो मेरी बात सुनो बेटा, वैल्यू एडेड मेथड बड़ा सिंपल सा होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या निकालनी होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या निकालनी है? आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, आउटपुट की वैल्यू निकालनी है। तो जब आउटपुट की वैल्यू की बात आएगी, अच्छा ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसको? कि जितनी भी आपने सेल्स करी, ठीक है, प्लस जितने भी गुड्स आपके पास ईयर के एंड में बच गए, माइनस जो आपने ओपनिंग स्टॉक यूज किया होगा। दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब करेंट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ। सर करेंट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ? एग्जैक्टली, तो फटाफट से आओ। सेल्स आपका कितना है? 1050, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 600 है, यस सर यस, और ओपनिंग आपके पास 750 है। तो 1050 प्लस 600 माइनस 750, ये आपका 900 आ जाएगा। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अगर आपको निकालना होता है क्या बेटा? आपको सबसे पहले निकालना होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
जो आपका वैल्यू एडेड मेथड है उससे बाय डिफॉल्ट क्या निकलता है, आपके जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है। हाँ, तो ये कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, करेक्ट बात है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, इतने गुड्स आपने बनाए माइनस इतना आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, तो 900 माइनस 525 375। क्या सब बच्चों का जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही आया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, क्वेश्चन ने क्या बोला, नेशनल इनकम निकालो, तो एनएनपी हाँ जी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हाँ जी इधर आओ फटाफट से आओ। ओके ओके, तो बात इतनी सी है सर। हाँ, आपको नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। हाँ, नेशनल निकालना है तो एनएफआई ऐड करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो टैक्सेस को हटाना पड़ेगा। सही कर रहा हूं मैं? आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट से आओ, ठीक है। तो मेरी बात सुनेंगे, हाँ इधर आओ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपका 375, डेप्रीसिएशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा तो डेप्रीसिएशन आपका हो जाएगा 225, करेक्ट बात है। एनएफआई आपको दे रखा है कितना 45, और एनआईटी आपको निकालना पड़ेगा, एनआईटी निकालना पड़ेगा, टैक्सेस माइनस सब्सिडी 90, हाँ जी 90, ठीक है। तो 375 माइनस 225 प्लस 45 माइनस 90, क्या आपका 105 आ रहा है? गुड जॉब, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। जिन बच्चों ने 105 निकाल लिया था, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो अगर आपने पहले ही निकाल लिया तो गुड जॉब है। आ जाओ भाई 28 पे आ जाओ, सारे बच्चे 28 पे आ जाओ। क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर, ओके। आपको एनएनपीएफ से निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, पहले हम निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। आ जाओ, तो देखो देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड होगा, यस सर यस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है, जिन्होंने मेरा सेशन देखा हुआ है, उनको पता होगा इसका मतलब होता है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। जब ये फिक्स्ड वर्ड लिखा आता है तो बिजनेस ने जो फिक्स्ड एसेट की इन्वेस्टमेंट करी है, एग्जैक्टली, फटाफट से बताओ, हाँ है ना। अगर यहां पे लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो ये हो जाती टोटल इन्वेस्टमेंट जो सारे सेक्टर्स ने करी है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ क्या दे रखी है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट। एवरीबडी, हाँ बिजनेस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपका कितना 1575, तो इसका मतलब अभी बाकी सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट ऐड करना बाकी है। हाँ, सब्सिडी आपको दिया, क्या करेंगे, नेट इंपोर्ट। सर नेट एक्सपोर्ट्स आपका ऐड होता है तो नेट इंपोर्ट आपका माइनस होगा, यस। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, तो इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं कि भाई करेंट ईयर में कितने गुड्स आपके ऐड हुए हैं, कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एडिशन। नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स, इसका मतलब जैसे हम लोग ज्वेलरी वगैरह परचेज करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो गई, अगर हम वैल्यूएबल्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसकी बात कर रहा है 45। हाँ, तो मेरे हिसाब से हम ये सब चीजें ऐड करेंगे, बोलो हाँ या ना, एवरीवन, करेक्ट बात है। तो 67 प्लस 1575 माइनस 90 प्लस 135 प्लस 45, क्या ये आपका 1732 आएगा क्या, 1732? हाँ, अब आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आपको निकालना क्या है, एनएनपीएफसी, ठीक है, और आपके पास है जीडीपीएमपी, क्या है आपके पास, जीडीपीएमपी, करेक्ट है। तो नेट में से, हाँ जी मतलब ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस होगा, नेशनल निकालनी है तो एनएफआई ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी माइनस करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, जीडीपीएमपी की अगर हम बात करते हैं तो वो है 1732, यस। डेप्रीसिएशन आपको 132 दे रखा है, करेक्ट है। एनएफआईए, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको यहां पे बोला इनकम पेड टू अब्रॉड, मतलब पैसा बाहर गया है, तो आपका एनएफआईए एक्चुअली में नेगेटिव है, हाँ जी एनएफआईए नेगेटिव है, तो आपका ये क्या होगा, -90 होगा, ठीक है। आपको एनआईटी निकालना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एनआईटी कैसे निकालते हैं बेटा, टैक्सेस आपको दिए हुए हैं, नहीं, जीरो, माइनस सब्सिडी, बहुत ध्यान से देखो इसको, इधर फटाफट से आओ। डेप्रिसिएशन 132, अच्छा मैंने 132 लिख दिया, 135 है, सॉरी, ठीक है। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ। तो देखो 1732, ठीक है, माइनस 135, एग्जैक्टली। अब ये माइनस होगा तो -90, करेक्ट है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, माइनस प्लस 450, क्या आपका 1957 आ रहा है बेटा? जिन बच्चों ने 1957 निकाला है
अच्छा प्रिपरेशन है आपका डेफिनेटली, ठीक है। गुड क्वेश्चन था, अगेन गुड क्वेश्चन था। अगर आपने खुद से 1957 निकाल दिया तो गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। क्या क्लियर है? जिनका नहीं आया उनको समझ में आ गया, ठीक है, आ जाओ। अगर मैं आता हूँ 29 पे, 29 क्या बोलता है? इन प्रिपरेशन ऑफ द स्टेट इनकम एस्टिमेट्स, ठीक है, सर्टेन एक्टिविटीज जैसे कि रेलवेज, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग एटसेट्रा दैट कट्स डाउन, हाँ जी, अक्रॉस स्टेट, मतलब ये वो एक्टिविटीज है जो कि सिर्फ एक स्टेट में काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये अलग अलग पूरे मतलब अक्रॉस स्टेट सर्विसेज देती है ना, तो इनकी वैल्यू सिर्फ एक स्टेट में काउंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं बेटा, मुझे फटाफट से बताओ। ऐसे सेक्टर्स को बोलते हैं सुपरा रीजनल सेक्टर्स। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा, जिसने ए बोला है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सुपर रीजनल नहीं, सुपरा रीजनल सेक्टर्स। एवरीवन यस, क्लियर है बेटा? नेट एक्विजिशन क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो हमने वैल्यूएबल्स परचेज करे हाउस होल्ड सेक्टर ने, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी तो आएगी, बिल्कुल आएगी। चलो आ जाओ 30th क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम में आ चुका है। अगर आपका जीडीपी डिफ्लेटर आपका 2020 का ये है, 2021 का ये है, तो आपको इन्फ्लेशन निकालना है, तो आसान है। हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो चीज़ बेस ईयर में 100 रुपये की थी वो 2020 में 140.75 की थी और 2021 में 157 की थी। तो अगर आपको इन्फ्लेशन निकालना है तो बड़ा सिंपल सा ही आपका क्या है, मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका एक्चुअली में, कि 157 यस 0.33, ठीक बात है, माइनस 140.75, है ना सर, 157.33 माइनस 140.75। और जब भी आपको निकालना होता है परसेंटेज में तो डिवाइड करते हैं आपके बेस से, मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं 2020 से, है ना, आपके पहले वाला जो साल होता है 2020 एग्जैक्टली, ठीक है। तो 157.33 माइनस 140.75 डिवाइड बाय 140.75 इंटू 100, दिस विल बी 11.78। सब बच्चे मेरे को सी बोल रहे हैं, गुड जॉब, है ना। तो मतलब ये होता है सर ईयर नंबर 2 माइनस ईयर नंबर 1 अपॉन में ईयर नंबर 1, ऐसे भी याद करते हैं बच्चे। क्लियर है? शाबाश। आ जाओ भाई 31st पे आ जाओ। 31st क्या बोलता है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा हाँ, कि भाई किस, ये जो आपके ऑप्शंस है इसमें मिक्स्ड इनकम की किस में बात हो रही है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम, हाँ जी, ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, एवरीबडी। शाबाश सर। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि सारी की सारी फैक्टर इनकम कंबाइन हो गई है, जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मान लो मैं हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मेरा बिजनेस है, मेरा ही खुद का लैंड है, मैं ही लेबर हूं, मेरा ही कैपिटल है ना, जो पैसे मैं कमा रहा हूं उसमें मेरा वेजेस भी है, उसमें मेरा प्रॉफिट भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, सब कुछ है, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो कंबाइंड इनकम विच इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, एग्जैक्टली, शाबाश। द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो आपको क्या बताता है? आपको क्या बताता है सर? ये आपको बताता है क्या? डिफ्लेटर। सर जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ जी जीडीपी डिफ्लेटर, कि महंगाई कितनी हो गई है ना, नॉमिनल अपॉन में रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ जी जीडीपी डिफ्लेटर। 32 का सबने बी बोला है, काफी आसान क्वेश्चन था। 33 क्या बोलता है? 33 आपके एग्जाम में आया, हाँ जी, और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने रीड करा होगा तो आपको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन, आपसे नॉट पूछा गया है, इन द कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन चारों में से कौन सी आपकी लिमिटेशन नहीं है? चारों में से कौन सी लिमिटेशन नहीं है? तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स, हाँ सर ट्रांसफर पेमेंट्स अगेन आपकी डेफिनेटली है, हाँ जी, ट्रांसफर पेमेंट्स को आइडेंटिफाई करना और वो सब चीजें करना, सर क्या है, एक आपकी लिमिटेशन है। सर्विस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, कि भाई ड्यूरेबल गुड्स मतलब मशीन्स वगैरह, ठीक है, मशीन्स को किस तरीके से काउंट करना है, एक ही साल में काउंट हो जाते हैं लेकिन चलते 10 साल तक हैं, हाँ वो सब चीजें, तो एक आपका वो लिमिटेशन है। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस, ये तीनों आपकी लिमिटेशन है, लेकिन जो फोर्थ है वो लिमिटेशन नहीं है सर, वो हमने पढ़ा था जीडीपी वेलफेयर में, सर जीडीपी एंड वेलफेयर, एग्जैक्टली, कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, मतलब भाई ऐसा है कि जैसे आज की डेट में हमारे लिए पेमेंट्स करना कितना आसान है, कितना कन्वीनियंट हो गया है, हाँ या ना। अभी जैसे किसी बच्चे ने वो सुपर चैट किया, कितना कन्वीनियंट हो गया, एग्जैक्टली, येस और नो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी सर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होती है, वो हमको बताती नहीं है जीडीपी कि भाई हमारे इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट बात है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। विच मेथड मेजर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, इतना ही पढ़ के हमको समझ में आ जाना चाहिए।
इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर अकाउंटिंग ईयर बाय कंसोलिडेशन प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री। तो बहुत सिंपल है सर, क्या ये वैल्यू एडिड मेथड है? करेक्ट बात है सर, दिस इज वैल्यू एडिड मेथड। क्या सब बच्चे एग्री करते हैं? अभी आपके ये May 26 वाले एग्जाम में भी आया था। वैल्यू एडिड मेथड को हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वैल्यू एडिड मेथड। एवरीबडी एवरीबडी क्लियर है? क्लियर है, शाबाश, ओके आ जाओ। नहीं बेटा, लिमिटेशन नहीं हुआ ये, हाँ ये जीडीपी में काउंट ही नहीं होता है, हाँ दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। इधर जोसेफ हैड अ शू कंपनी इन यूएस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि ये यूएस की कंपनी है। मैंने क्या बोला सर? दिस इज यूएस की कंपनी, दिस इज यूएस की कंपनी। द प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम, क्या बोला? प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेटिंग इन इंडिया विल कम अंडर। तो मेरी बात सुनो, रेसिडेंट कहां का काउंट होगा? रेसिडेंट यूएस का काउंट होगा। अगर रेसिडेंट यूएस का है, यस, तो वहां के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। जब यूएस में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब होता है कि उस कंट्री के रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया, तो यूएस के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा। लेकिन प्रोडक्शन कहां पे हुआ है बेटा? इंडिया में हुआ है, तो इंडिया के जीडीपी में आएगा। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो पैसा कमाया गया, डोमेस्टिक। हाँ, तो इंडिया के जीडीपी में आएगा, लेकिन यूएस के जीएनपी में आएगा। करेक्ट बात है। तो जीडीपी ऑफ इंडिया एंड जीएनपी ऑफ यूएस, क्या क्लियर है? सबने ए बोला है, वेरी गुड जॉब बेटा, वेरी गुड जॉब। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 36 क्या बोलता है? कह रहे अगर आपका जीडीपी एमपी इज ग्रेटर देन जीएनपी एमपी। ओ बाबा रे बाबा, आपका जीडीपी एमपी इज ग्रेटर देन, यस, जीएनपी एनपी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एक ही तो डिफरेंस है डोमेस्टिक और नेशनल का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका डोमेस्टिक, हाँ, ज्यादा है आपके नेशनल से? ऐसे कैसे हो सकता है सर? हाउ इज दैट अ पॉसिबिलिटी? हाँ जी, कि डोमेस्टिक ज्यादा है आपके नेशनल से, ये कैसे हो गया बेटा? ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आपका एनएफआईए नेगेटिव हो। आपका एनएफआईए क्या हो? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि बाहर वाले लोगों ने इंडिया से ज्यादा पैसा कमाया है और इंडिया के लोगों ने बाहर से कम पैसा कमाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की जो इनकम है वो 100 रुपए है, यस, और आपका एनएफआईए कितना है? आपका एनएफआईए नेगेटिव में है 20, हाँ, तो नेशनल आपका 80 आएगा। करेक्ट बात है। तो डोमेस्टिक ज्यादा कब होगा? डोमेस्टिक ज्यादा तब होगा जब आपका एनएफआईए नेगेटिव है। इजी, सबने बी बोला, वेरी गुड। फाइंड द रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी 720 है और प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर, हाँ जी, 120 है। क्या हम सबको फॉर्मूला याद है? एग्जैक्टली exactly. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद होना चाहिए था बेटा, कि प्राइस इंडेक्स मतलब डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। एग्जैक्टली, क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हाँ, तो अगर आपको डिफ्लेटर दे रखा है 120, यस सर, आपका नॉमिनल जीडीपी 720 है, हाँ, आपको रियल निकालना है, तो निकाल सकते हैं। हाँ, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, रियल को ऊपर डाल दो और इसको नीचे ले आओ, तो 720 अपॉन में 120 इंटू 100, मेरा 600 आ रहा है। क्या आपका भी यही आ रहा है? शाबाश, ठीक है। 38 क्या बोलता है बेटा? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम की बात कर रहा है, नॉट ट्रू, यस सर, यस, फॉर पर्सनल इनकम। मैंने आपको पर्सनल इनकम का मीनिंग समझाया, बिल्कुल समझाया, कि पर्सनल इनकम का मतलब है हाउस होल्ड सेक्टर को जो इनकम रिसीव होती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, बेशक वो फैक्टर इनकम से हो, बेशक वो आपके ट्रांसफर इनकम से हो, जहां मर्जी से हो। सर बताओ, ठीक है। इट इज इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। सर ये है तो सही, हाँ हाँ तो सही, कोई गलत नहीं है इसमें। इंक्लूड्स एनपिश, मैंने आपको बताया था एनपिश भी इसमें आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीट्स ऑफ पर्सन ओनली, देखो क्या बोला है, ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो मेरी बात सुनो बेटा, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब हो गया फैक्टर इनकम। क्या हो गया? फैक्टर इनकम, हाँ जी, फैक्टर इनकम। तो मुझे बताओ जरा सोच समझ के, क्या ये सच है गलत है? क्योंकि इसमें ट्रांसफर इनकम भी आती है। सर क्या आती है? ट्रांसफर इनकम भी आती है, तो आपका सी वाला गलत हो गया। क्या सी वाला गलत हो गया? एग्जैक्टली। 39 पे आ जाओ। 39 क्या कहता है? प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। सर प्रोडक्ट मेथड, हाँ जी ठीक है, ओके, और वैल्यू एडेड मेथड, अरे भाई साहब, हाँ जी, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम इज कॉल्ड, मैंने आपको अभी बताया था, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल ओरिजिन, एग्जैक्टली। 40th क्या बोलता है बेटा? कह रहा है व्हाइल यूजिंग द इनकम मेथड,
जल्दी करते हैं यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो मेरी बात सुनो, इनकम मेथड निकालते हुए हम क्या करते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। इनकम मेथड निकालते हुए, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में तो आपके फैक्टर इनकम ही आती है। सर नेशनल इनकम में क्या आती है, फैक्टर इनकम। ये कैपिटल गेन, विंडफॉल प्रॉफिट, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये बेटा आपके नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। करंट ईयर में यस, जो गुड्स और सर्विस का जो आपके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, उससे जो इनकम होती है सर, उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम आपके फैक्टर इनकम, और वो आपके नेशनल इनकम में आती है। कमीशन और ब्रोकरेज, ये आपके फैक्टर इनकम है। मैं किसी को सर्विस देता हूं, मेरे को कमीशन मिलती है, तो गुड्स एंड सर्विस से जो इनकम अराइज होती है सर, दैट इज आपका कमीशन ब्रोकरेज, एग्जैक्टली आपकी फैक्टर इनकम। हाँ बेटा, यूनिट 1 कंप्लीट करते हैं, इसके बाद के यूनिट्स मैं आपको प्रॉपर्ली कल रिकॉर्ड करके देता हूं, ठीक है। इधर आओ। नॉमिनल जीडीपी इज, एवरीवन, क्योंकि बेटा अकाउंट्स की भी क्लास लेनी है, कल पार्टनरशिप है। नॉमिनल जीडीपी इज, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, फटाफट से बताओ। हाँ जी, नॉमिनल जीडीपी इज, एवरीवन फटाफट से बताओ। अभी हमने देखा था क्या सर, कि जीडीपी एट करंट प्राइसेस। सर आपके कांस्टेंट प्राइसेस वाली कौन सी होती है, रियल, यस, और करंट प्राइसेस की होगी आपकी नॉमिनल, करेक्ट बात है, सबने सी बोला है, शाबाश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पता नहीं क्या हो गया भाई, हाँ जी, कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, एवरीवन, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मुझे बताओ, मुझे जल्दी बताओ, जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, CSO। मैं आपसे एक और चीज पूछूं, हाँ बेटा, यहां पे नेशनल अकाउंट्स बोला था, अगर स्टेट अकाउंट्स बोलता तो, एवरीवन, यस, अगर स्टेट अकाउंट्स बोलता तो क्या आंसर करते आप, जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो। हाँ जी, अगर वो स्टेट अकाउंट्स बोलता तो आंसर क्या होता, शाबाश सर, फिर होता आपका डायरेक्टोरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी एवरीवन, दिस इज फॉर स्टेट अकाउंट, दिस इज फॉर स्टेट अकाउंट्स। गुड जॉब, ठीक है। 43rd क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस क्या नहीं है, इनमें से यूजफुलनेस क्या नहीं है, कहां पे काम नहीं आती। हाँ बेटा, यूनिट 1 कंप्लीट कराता हूं, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। नॉट अ सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट, जल्दी बताओ। तो कह रहा है देखो, बिजनेस यूज इट टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड, करेक्ट बात है सर। नेशनल इनकम से हमको पता चलता है, बिजनेस को पता चलता है कि भाई फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड होगी। नेशनल इनकम बढ़ रही है मतलब कंज्यूमर्स के पास पैसा आ रहा है, डिमांड बढ़ेगी। सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन, प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कौन से सेक्टर में कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, कहाँ ज्यादा पैसा है, वो सब चीजें। सर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज करेक्ट है, तो बहुत ऑब्वियस आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ का नेशनल इनकम, कैसी बातें कर रहे हो आप, ये क्या कनेक्शन है। मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, नेशनल इनकम देखकर, हाँ अब पॉपुलेशन की पॉलिसी कैसे बना सकते हो भाई, ठीक है, कि हम दो हमारे दो, नहीं सर, वो नेशनल इनकम सी पॉलिसी नहीं बन सकती इधर, ठीक है, वो पॉपुलेशन देख के बनेगी ना भाई, एग्जैक्टली। 44th क्या बोलता है, कंसिडर द, हाँ जी, फॉलोइंग डेटा, ऑलराइट, कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ईयर 3। जल्दी बताओ, यस सर, कैलकुलेट, ओके, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ ईयर 3, हाँ जी ईयर 3। तो बेटा आपको 3rd ईयर का इन्फ्लेशन बताना है, करेक्ट बात है। इन्फ्लेशन निकलता है जीडीपी डिफ्लेटर से, हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं, करेक्ट है, और वहां से आपका इन्फ्लेशन निकलता है। तो 3rd ईयर माइनस 2nd ईयर, 3rd ईयर क्या होगा एवरीवन, 144, सेकेंड ईयर क्या होगा 125 अपॉन में 125 इंटू 100। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, 144 माइनस 125 अपॉन में 125 इंटू 100, यस 15.2%। क्या सबका बी आया, शाबाश। हाँ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन एंड सेविंग्स। ओ जरा ध्यान से बेटा, हाँ जी 45th एग्जाम में आया था, दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, करेक्ट है। तो मतलब जो पैसा मेरे पास है क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, दैट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम।
अगर वो आपको बोल रहा है अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे पास पैसा अवेलेबल कौन सा होता है, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद। सर हम क्या करते हैं, हमारी जो यहाँ पे, हाँ जी सुन लो ध्यान से, पर्सनल इनकम आती है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को जो पैसा रिसीव हुआ, इसमें से मैं अगर टैक्सेस वगैरह माइनस कर देता हूँ, हाँ जी, तो मेरा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आता है। करेक्ट बात है। ओके 46 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्या मतलब हुआ इसका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरीवन इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम। तो बेटा पर्सनल इनकम में क्या काउंट होता है, तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जो हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा रिसीव होता है, बेशक जहां मर्जी से रिसीव हो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमको रिसीव नहीं होता है। सर ये तो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव हो रहा है, जो मुझे करंट ईयर में पैसा मिला, रिसीव हुआ, ये रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ है। टैक्सेस तो हमको मिलते ही नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग, सर रिटेन्ड अर्निंग्स भी हमको नहीं मिलती है, वो बेटा बिजनेस का प्रॉफिट है जो बिजनेस में ही है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, यस, कि जो मान लो अनएम्प्लॉयड है, सरकार उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देती है, तो हमको ये पैसा मिल रहा है, हमको जो पैसा मिलता है वो काउंट होता है, वो काउंट होता है आपके पर्सनल इनकम में। करेक्ट बात है। 47 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन विद प्राइवेट इनकम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। प्राइवेट इनकम की बात कर रहा है एवरीवन, किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट इनकम की, जरा बताओ। तो मेरी बात सुनो बेटा, प्राइवेट इनकम की बात कर रहा है, तो प्राइवेट इनकम में क्या आता है, आपका हाउस होल्ड सेक्टर आता है, एग्जैक्टली, ठीक है, आपका बिजनेस सेक्टर आता है, ये दोनों सेक्टर की इनकम आती है, एक्रूड इनकम, इसमें वो पर्सनल वाला नहीं होता, रिसीव वाला, ठीक है। तो आंसर क्या है, इट इज इनकम बोथ फैक्टर ट्रांसफर। यहां पे भी क्या है, जैसे आपके पर्सनल इनकम में होता है ना कि कहीं से भी मिली हो, बेशक वो फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, हाँ यहां पे भी सेम है, बस यहां पे बिजनेस सेक्टर ऐड हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कहीं मर्जी से, इंडिया से मिल रहा है पैसा, बाहर से मिल रहा है, फैक्टर इनकम मिल रहा है, ट्रांसफर इनकम मिल रहा है, कुछ भी, यस वो आपके प्राइवेट इनकम में आता है, ठीक है। 48 क्या बोलता है बेटा, मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 48 इधर फटाफट से आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, कौन आपको किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ कहीं ना कहीं बता पाता है। अगर आपको किसी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है, क्या देखना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा मतलब ऑन एवरेज, हाँ जी, एक इंसान वहां पे कितना पैसा कमाता है। सर पर कैपिटा इनकम, हाँ जी पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, एग्जैक्टली आपकी बुक्स में दोनों दे रखे हैं, करेक्ट है, पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम। हाँ कितने क्वेश्चन है, 57, तो ज्यादा नहीं बचे बेटा, फटाफट से आ जाओ, 7-8 क्वेश्चन बचे। 49 क्या बोलता है, इधर आओ फटाफट से आओ। रेफर टू द फॉलोइंग डेटा, सेल्स आपको दे रखी है 1000 करोड़ की, यस ओके, सेल्स आपको दे रखी है, हाँ जी 1000 करोड़ की, डेप्रिसिएशन 70 करोड़, ओपनिंग स्टॉक 100 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक और जीएसटी आपको दी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ, यस आउटपुट, हाँ जी आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे रे बाबा, हाँ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा बताओ ना, जल्दी बताओ। सेल्स, हाँ जी सेल्स आपकी कितनी है 1000 करोड़, प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक 90 करोड़ माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही होता है, करेक्ट बात है। कि आपने क्या करा, 1000 प्लस 90 माइनस 100 990, इसमें से आप क्या कर देते हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हो। आपको 440 की इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है, तो 550 आ गया। दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको निकालने के लिए क्या बोला, वही निकालने के लिए बोला है सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सेम आंसर, एग्जैक्टली 550। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 50th क्या बोलता है, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। क्या बोला, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। चलो बताओ सर, नेशनल इनकम में क्या काउंट नहीं होता बेटा, जो फैक्टर इनकम नहीं होती है वो काउंट नहीं होती है, करेक्ट है, अरे बोलो हाँ या ना, एग्जैक्टली। तो मुझे फटाफट से बताओ, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम, इंटरेस्ट पेड ऑन कंजम्पशन लोन, एवरीवन 50th सबने क्या बोला, इंटरेस्ट पेड ऑन कंजम्पशन लोन्स। सर ये काउंट नहीं होती है, ये काउंट नहीं होती है,
एवरीवन। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपके काउंट होता है, मिक्स्ड इनकम काउंट होती है, इंटरेस्ट पेड ऑन कंजम्पशन लोन्स। सर कंजम्पशन लोन का मतलब जिससे आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं किया है उसका इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है, काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ ये मेरे को लगता है गलती से डल गया क्या ये पूरा का पूरा, चलो पता नहीं, आ जाओ सर 92 93 नहीं है, हाँ 51 52, ओके। आ जाओ भाई आ जाओ, आपको जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है, इधर आओ फटाफट से हो। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया है, ये सब दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनकम मेथड अप्लाई होगा। मुझे बताओ बेटा इनकम मेथड से बाय डिफॉल्ट क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम। आपके इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है। इसमें आपका क्या आता है, आपका रेंट, यस, आपका इंटरेस्ट, हाँ जी, आपका प्रॉफिट, करेक्ट है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और आपकी मिक्स्ड इनकम। क्या ये 5 चीजें आती हैं? एवरीबॉडी मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये 5 चीजें आती हैं? बिल्कुल आती है। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सरप्लस होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो दिस विल बी 2500, यस। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना हो जाएगा, 1000 एग्जैक्टली, अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। प्लस आपकी मिक्स्ड इनकम कितनी हो गई, 1500। तो मुझे बताओ क्या ये 5000 रुपये आएगा? हाँ, लेकिन आपको निकालने के लिए बोला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको क्या बोल रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। ग्रॉस डेप्रीसिएशन को ऐड करता है, ठीक है। डोमेस्टिक एनएफआईए, अच्छा डोमेस्टिक आपको डोमेस्टिक ही दिया हुआ है। मार्केट प्राइस में आपका टैक्सेस ऐड हो जाता है, मार्केट प्राइस में आपका ऐड हो जाता है। तो 5000, यस। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या है बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट क्या, आपका डेप्रीसिएशन। सही बात है, सही बात है। तो डेप्रीसिएशन विल बी 300, यस। एन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, तो आपका देखो ध्यान से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे रखा है क्या, यस 400 रुपये। तो आंसर विल बी 5700, करेक्ट बात है, आपने निकाला, गुड जॉब, ठीक है। अब अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो बहुत सिंपल है, आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यस, बस इसमें आप डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो, है ना। तो 5300 भाई आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, तो आपको ग्रॉस निकालना है ना, तो बस डेप्रीसिएशन को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे, आपने निकाला, ठीक है। आ जाओ, कह रहे नेशनल इनकम, हाँ जी, ऑफ द इकोनॉमी विच इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, C+S किसका फॉर्मूला होता है? एवरीबडी, अगर मैं आपसे पूछूं कि C+S जो है, यस, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो बेटा C+S फॉर्मूला होता है आपके एग्रीगेट सप्लाई का। किसका फॉर्मूला होता है? एग्रीगेट सप्लाई का, एब्सोल्युटली यस। तो एग्रीगेट सप्लाई इज द इनकम विच इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, करेक्ट बात है, शाबाश। 54th क्या बोलता है बेटा, इफ NFIA, इधर आप फटाफट से आओ, यस, इफ NFIA इज नेगेटिव, ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो सही आंसर देना इसका प्लीज गलत मत देना। अगर आपका NFIA नेगेटिव हो जाए, इफ NFIA यस इज नेगेटिव, तो क्या होगा? अगर आपका NFIA नेगेटिव हो जाता है तो होता ही है बेटा कि आपका जो नेशनल आएगा ना वो आपके डोमेस्टिक से कम आएगा। यही पढ़ा था कि आपका नेशनल आपके डोमेस्टिक से कम आएगा, करेक्ट बात है। तो मुझे फटाफट से बताओ, ऑप्शन नंबर ए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वुड बी स्मॉलर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपका GNP आएगा वो कम आएगा क्योंकि आपका NFIA नेगेटिव है, तो आपका नेशनल वाला कम आएगा, एग्जैक्टली, और आपका डोमेस्टिक वाला ज़्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन है बेटा, हाँ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉमन टू ऑल सेक्टर मॉडल्स, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, और आई थिंक दिस इज May 26, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉमन टू ऑल द सेक्टर मॉडल्स, कि जो सारे सेक्टर, मतलब आपका 2 सेक्टर, आपका 3 सेक्टर, आपका 4 सेक्टर, तो बेटा जो आपका 2 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, वो 2 सेक्टर में भी होता है, वो 3 सेक्टर में भी होता है, और वो 4 सेक्टर में भी होता है। इसका मतलब आंसर क्या है, हाउस होल्ड एंड बिजनेस सेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 56 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, हाँ, that does not contribute to GDP because income is only redistributed from one group of people to another without any direct contribution by the recipients। क्या बोल गया ये, जरा बताओ ना मुझे, हाँ क्या बोल गया भाई? तो बेटा जब ये बोलता है आपको कि इनकम इज ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ पीपल टू अनदर,
और आपके सामने ये लिखा हुआ है क्या, डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी, इसका मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स की बात हो रही है। मैंने क्या बोला, इसका मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स की बात हो रही है। हाँ, कि भाई एक हाथ से पैसा निकलकर दूसरे हाथ में जाता है, कोई गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता यहाँ पे कि मेरी जेब में 100 रुपये पड़े हैं मैंने बस आपको दे दिए, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। एग्जैक्टली, ठीक है। 57 क्या बोलता है, इधर आओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। अरे बाबा रे बाबा, आपको सब्सिडीज निकालनी है, अच्छा ठीक है। व्हेन द नेशनल इनकम इज 4500 करोड़, मतलब एनएनपीएफसी, सॉरी एनएनपीएफसी बोल रहा हूँ और एमपी लिख रहा हूँ, देख रहे हो दिमाग, देख रहे हो दिमाग, 4500 करोड़, ठीक है। एनएनपी, यस सर, यस, ओके, इज 4800 करोड़ एग्जैक्टली। ऑल राइट, इनडायरेक्ट टैक्सेस 350। हाँ, तो दोनों को अगर इक्वेट करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एवरीबडी, हाँ, फैक्टर कॉस्ट, यस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। मार्केट प्राइस कितना है आपका 4800, यस, फैक्टर कॉस्ट आपका 4500 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 350 है, माइनस आपका सब्सिडी। करेक्ट बात, यस। 4500 प्लस 350 माइनस 4800, क्या ये 50 आ रहा है, 50 आ रहा है। यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई है, मुझे बताओ क्या क्लियर है। ऑलमोस्ट हमने सारे PYQs कंसीडर करें हैं और आपके कहीं ना कहीं, हाँ जी, आपके कॉन्सेप्ट्स भी आ गए। मुझे फटाफट से पहले बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है। एवरीबडी, आ जाओ बेटा, यूनिट 2 एक ही बार खत्म करते हैं। क्या बाद में आप वेट करोगे, आ जाओ। यूनिट 2 के हाँ अराउंड 30-35 क्वेश्चंस के आसपास मैं लेकर आया हूँ, 34 क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, आधा घंटा लगेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। एक फ्लो बना हुआ है, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से आएंगे, हाँ जी। इन 1936, एवरीबडी, इन 1936 हु पब्लिश्ड द मास्टरपीस। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। एवरीवन मुझे फटाफट से बताओ। यस, हाँ बेटा, आधे घंटे में खत्म करके फिर चलते हैं, ठीक है। ये भाई, ये मास्टरपीस किसने दिया है, मुझे फटाफट से बताओ। ये मास्टरपीस किसने दिया है, बाहुबली, ठीक है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाहुबली, हाँ जी बाहुबली, जॉन मेनर्ड कीन्स ने दिया है, ठीक है। ऑल राइट, सेकंड क्या बोलता है, इन विच ईयर डिड द वेस्टर्न वर्ल्ड एक्सपीरियंस ग्रेट डिप्रेशन। तो बेटा ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, आपका जो ग्रेट डिप्रेशन है वो कब आया था बेटा, 1929 में आया था। तो ये तो डेटा है, आपको डेटा बस एक तरीके से रीड करना है और कुछ नहीं। थर्ड आपका क्या बोलता है, द 2 सेक्टर मॉडल, यस, ब्रेक्स द इकोनॉमी इनटू 2 प्राइमरी प्लेयर्स। काफी आसान है, आपके ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। ये सारे के सारे आपके या तो बुक के क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। 2 प्राइमरी प्लेयर्स आपके होते हैं, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपके कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या होता है, आपका बिजनेस, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बोलता हूं कि एज रिगार्ड्स सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, यस, डैश रेफर्स टू द फ्लो ऑफ द एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी, हाँ बताई थी, कि सर जब हम बात करेंगे किसके, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उस वाले फ्लो को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस वाले फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, करेक्ट बात है। और जो पेमेंट वाला फ्लो होता है उसको मनी फ्लो बोलते हैं। यस सुनो, हाँ सर, बात में दम है, बात में दम है, आ जाओ। फिफ्थ बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यस सर, यस, ओके, करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। हाँ जी, एवरीवन बेटा 1929 था ना, 1930 नहीं, 1929 है। एक बार बुक में चेक कर लेना, ग्रेट डिप्रेशन जो आया था दैट केम इन 1929, जहां तक मुझे याद है। एक बार फिर भी बुक में चेक कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, बुक में 1929 ही है ना। एक्सप्रेशन ऑफ शॉर्ट रन, तो मुझे बताओ बेटा, एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये 2 चीजें होती है कि सर हाउस होल्ड सेक्टर जो करता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, बिजनेस सेक्टर जो करता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो गुड्स की डिमांड करता है। यहां पे क्या होगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, जो ऊपर बार आ रहा है, ये क्यों है, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट रहता है। हमारे शॉर्ट रन में आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता विद द चेंज इन इनकम। ये क्या रहता है, ऑटोनोमस, कांस्टेंट, हाँ जी कांस्टेंट। एवरीवन क्लियर है, यस, आ जाओ। देन उसके बाद सिक्स्थ क्या बोलता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सिक्स्थ बोलता है बेटा, कीन्स बिलीव दैट इकोनॉमी में अटेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कीन्स के बीच में और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बीच में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि इकोनॉमी
आपके इक्विलिब्रियम में आती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है कि सारे रिसोर्सेज आपके फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे। क्या होंगे सर? फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन कीन्स ने बोला ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे हो। मतलब इक्विलिब्रियम वहां पे भी आ सकता है जहां पे आपके सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड नहीं है। हाँ जी, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सर बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सर पहला क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ओनली लिखा है, कह रहे हैं ओनली एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एग्जैक्टली। एवरीबडी 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 ओनली एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। अगर ओनली नहीं होता तो दोनों आता, ठीक है। इधर आओ। सेवेंथ क्या बोलता है बेटा? इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज 20 प्लस 0.5 YD, ओके, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम बाय 100 विल रिजल्ट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर। बेटा वो वाला क्वेश्चन छोड़ के इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हाँ, उसी क्वेश्चन पे अटके पड़े अभी तक आप। इधर आओ। हाँ जी, क्या बोलता है बेटा? मुझे फटाफट से बताओ। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपका चेंज इन इनकम कितना है? 100। हाँ जी, 100। चेंज इन इनकम आपका 100 है। तो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा? ये कौन बताता है? ये बताता है बेटा आपको एमपीसी। कौन बताता है? एमपीसी। एमपीसी था आपका क्या? बी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन में चेंज इन इनकम। करेक्ट बात है। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ आपका यहाँ पे बी कितना है? 0.5। जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है उसमें आपका एमपीसी कितना है? 0.5। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन में चेंज इन इनकम, इसका मतलब 50 आएगा, 50 आएगा। अगर आपका एमपीसी 0.5 है तो 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब है अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0.5 से बढ़ेगा। तो अगर आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 रुपए से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। कह रहा है व्हेन इनकम राइजेस, ओके सर, ओके, फ्रॉम 1000 टू 1100 आपकी सेविंग राइजेस बाय 40, व्हाट आर द एमपीएस एंड एमपीसी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। इधर आओ। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। करेक्ट बात है। तो सेविंग्स में चेंज कितना हुआ? 40, यस, और इनकम में चेंज कितना हुआ? 100। तो आपका एमपीएस कितना आएगा? 0.4। और आपको पता है एमपीएस और एमपीसी दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या बोला कि एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.6। करेक्ट बात है। तो 0.4, ये सॉरी 0.4 एंड 0.6। क्या ये क्लियर है? एवरीवन 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 फटाफट से बताओ। यस, हाँ जी, 8 का ये कह रहा है अगर आपका सेविंग फंक्शन ये है -30 प्लस 0.25 तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? तो मेरी बात सुनो बेटा। यस, कंजम्पशन फंक्शन होता है ए प्लस बी इंटू डिस्पोजेबल इनकम। यस, करेक्ट है। यहाँ पे ए क्या होता है? यहाँ पे ए होता है बेटा आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपका ए कितना होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, एग्जैक्टली। ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है। सेविंग फंक्शन क्या हो जाता है? जितना आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है उतनी आपकी डिस सेविंग्स होती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब ये हो गया कि जब आपका इनकम लेवल 0 है तो आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो जो भी आप कंज्यूम करते हो वो सेविंग्स में से करते हो, तो आपका डिस सेविंग्स होता है। प्लस जो बी है वो एमपीसी है, हाँ, तो एमपीएस कितना होता है? 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय डिस्पोजेबल इनकम। ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर आपका सेविंग फंक्शन ये है -30 तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा। अगर ये 0.25 है तो आपका एमपीसी कितना होगा? 0.75। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। अंडर केनेशियन थ्योरी, यस सर, डैश इज द अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, आपको क्या बोला? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो मेरी बात सुनो, जहां पे ऐसा बोला गया कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे इन्फ्लेशन होता है। इस तरीके से मैंने क्लास में समझाया था कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, यस सर, यस, हाँ या ना, तो इसका मतलब वहां पे क्या होता है? इन्फ्लेशन। उसको हमने क्या बोला बेटा? इन्फ्लेशनरी गैप। हमने क्या बोला? इन्फ्लेशनरी गैप, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आपका डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम। यस, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दिया 500 तो ए आपका 500 है, यस। एमपीएस आपका 0.3 है तो इसका मतलब आपका एमपीसी कितना होगा? आपका 0.7, यस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये नेशनल इनकम आपको निकालनी है। तो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, कैसे निकालेंगे? तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना बेटा, इक्विलिब्रियम में आपका इन्वेस्टमेंट आपके सेविंग्स के इक्वल होता है। मैंने क्या बोला? आपका इन्वेस्टमेंट आपके सेविंग्स के इक्वल होता है, बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ जरा, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000, यस।
तो सेविंग्स कितना आएगा, अगर मैं सेविंग का फंक्शन लिखूंगा तो सेविंग का फंक्शन आएगा -500, क्योंकि माइनस ए होता है, माइनस ए प्लस आपका एमपीएस, एमपीएस कितना आएगा एवरीबडी 0.3, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय आपकी नेशनल इनकम। क्या ये बात सच है? सच है, अरे बोलो ना, करेक्ट है। तो देखो ये वहां चला गया तो ये हो गया 1500 इंटू 0.3 इंटू वाई, यस, तो 1500 अपॉन में 0.3 इट शुड बी 5000। क्या आपने मेरे को बी बताया? क्या यहाँ पे अभी भी बच्चे बैठे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, या सब के सब सो चुके हैं? क्या मैं भी जाऊँ सोने? ठीक है, हाँ जी, फटाफट से बताओ क्या आपने निकाला? सबने निकाला, ठीक है। इसके बाद देखो जरा 12th क्या बोलता है, यस एवरीबडी, 12th क्या बोलता है बेटा, मेरी बात सुनो। हायर द डैश मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन में, यस, हाँ जी एवरीवन, एमपीएस, एमपीएस, या फिर आप क्या बोल देते हो 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी, करेक्ट है। इसका मतलब पता क्या होता है कि अगर आप सेविंग ज़्यादा करते हो, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम आता है, क्योंकि अगर आपने सेविंग्स ज़्यादा करी, पैसे अपने पास रखे, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा भाई? पैसा मल्टीप्लाई तब होता है जब वो इकोनॉमी में हो। सर किस में हो? इकोनॉमी में हो। तो कह रहा है हाइयर द, मुझे बताओ फटाफट से क्या आएगा यहाँ पे? सर हाइयर द एमपीसी, हाइयर द एमपीसी मोर विल बी द मल्टीप्लायर, हाइयर द एमपीएस, अगर आपने सेविंग ज्यादा कर दी तो आपका मल्टीप्लायर कम आएगा, कम आएगा। आंसर क्या है? एमपीसी, एमपीएस। सबने बी बोला है, गुड जॉब। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट बाय 1000 करोड़, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट मतलब आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1000 करोड़, लीड्स टू द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ओके, हाँ जी सर, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम बाय 2500 करोड़, यस, ओके सर, ओके। व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, करेक्ट बात है। तो मुझे बताओ बेटा, फटाफट से मुझे बताओ, यस, आपको क्या बोला गया? एमपीसी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे निकाल लेंगे हमारा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है कि चेंज इन इनकम, हाँ, अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यस, कि आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज आया? डेट इज 2.5, 2.5, यस। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता है, 1 अपॉन में एमपीएस, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो यहाँ से आपका एमपीएस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि सर एमपीएस ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो 1 अपॉन में 2.5, आपका एमपीएस आ गया 0.4। गुड क्वेश्चन, यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एमपीसी कितना आ जाएगा? 0.6। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मुझे बी बताया बेटा, वेरी गुड। जो बच्चे सी बोल रहे हैं, आपने आंसर निकाला तो सही है बेटा, लेकिन आपने एमपीएस निकाला है। जो आपने ये 0.4 निकाला है वो आपने क्या निकाला है? एमपीएस। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था आपको एमपीसी बताना है, ठीक है। कह रहे इन एन इकोनॉमी, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हाँ जी, इन एन इकोनॉमी, जो कह रहा है समझ में नहीं आया बेटा, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना उसके लिए। द एंटायर इनकम, एंटायर इंक्रीज इन इनकम इन स्पेंट ऑन कंजम्पशन, क्या बोला? एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अरे बाबा रे बाबा, कि सारा पैसा कंजम्पशन पे लगा दिया, हाँ, मतलब चेंज इन इनकम, यस, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन। तो मल्टीप्लायर कितना आएगा सर? इस केस में मल्टीप्लायर कितना आएगा बेटा? इस केस में आपका एमपीसी क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, कि 1 रुपए से इनकम बढ़ा और 1 रुपए से कंजम्पशन बढ़ा। नॉर्मली क्या होता है बेटा? नॉर्मली जब एमपीसी की बात करते हैं तो ये 0 से, हाँ, 1 के बीच में वेरी करता है। सर किस में वेरी करता है? 0 से, यस सर, यस, आपके 1 के बीच में वेरी करता है। मतलब ये होता है कि जितने से आपकी इनकम बढ़ती है, यस, आपका कंजम्पशन उतने थोड़ा सा कम से बढ़ता है, लेस देन इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम आपकी 100 रुपए से बढ़ी तो कंजम्पशन 100 रुपए से कम से बढ़ेगा, तभी आपका जो एमपीसी आता है वो 1 से कम आता है, यस। लेकिन अगर आपको बोल दे कि एमपीसी आपका 1 आ रहा है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1 अपॉन में 0, क्योंकि एमपीएस 0 हो गया, यस। तो इस केस में इनफाइनाइट हो जाता है। अब बात समझ गए सर? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, हाँ जी, इनफाइनाइट, शाबाश। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यस सर, यस, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हाँ जी, अवेलेबल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। आपको ये निकालना है। तो आपको पता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस करना बड़ा इजी होता है। एग्जैक्टली क्या करना है आपको? सबसे पहले इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको निकालनी होती है डिस्पोजेबल इनकम।
क्या निकालनी होती है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम में से टैक्सेस को माइनस करते हैं, टैक्स आपका 40 रुपीज का है, और ट्रांसफर रिसीट्स को ऐड करते हैं। यस सर, डिस्पोजेबल इनकम कैसे आती है? टैक्स को माइनस किया और ट्रांसफर रिसीट्स को ऐड कर दिया, तो भाई मेरा डिस्पोजेबल इनकम आ गया इनकम माइनस 25। अब आपको पता है सर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इनकम इज इक्वल्स टू मतलब एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोलते हैं। एवरीवन सर एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोलते हैं, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 40 प्लस 0.8, हाँ जी, इनकम माइनस 25, डिस्पोजेबल इनकम। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो इधर आओ फटाफट से आओ, यस। प्लस आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 80 हो गया, प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40 हो गया। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, इनकम इज इक्वल्स टू यस 40 80 40 160 160, यस, प्लस 0.8y 0.8y माइनस 20, ठीक है। ये 0.8y वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2y इज इक्वल्स टू 140। करेक्ट बात है। एवरीवन, हाँ, क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है? क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक करी है। आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या मिस्टेक करी है? सर मेरा 700 आ रहा है, यस। क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है? नहीं करी है ना, नहीं करी है। तो जो बच्चे 600 बोल रहे हैं, बेटा क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, हाँ सही तो आ रहा है मेरा। सर 700, हाँ। अरे एक्चुअली मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि बच्चे 600 बोल रहे थे। 25 कैसे आया? बेटा आप सो जाओ, मुझे लगता है आप सो जाओ, ठीक है। 25 कैसे आया? बेटा भैया इनकम में से टैक्स को माइनस किया और आपने ट्रांसफर रिसीट को प्लस किया, तो इनकम माइनस 25 ही तो आएगा। यस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आकाश सर को बुलाए क्या? 0.8y, हाँ, और 0.8 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा ना। मुझे बताओ फटाफट से। क्लियर है? एवरीवन आ जाओ बेटा, 16th पे आ जाओ। 16th क्या बोलता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या पहला वाला सही दिया है? हाँ पहले वाला सही दिया है, मेरे को लग रहा है। इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, हाँ, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये भी मेरे को सही लग रहा है, सही लग रहा है सर। ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका इंपोर्ट का फंक्शन है। जो सी वाला है वो क्या? इंपोर्ट का फंक्शन, जो कि सही दिया है। जो बी वाला है वो कंजम्पशन फंक्शन है, वो भी सही दिया है। जो पहले वाला है वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, वो भी सही दिया है, सही दिया है, ठीक है। आपको ट्रेड बैलेंस निकालना है। क्या आपको पता है ट्रेड बैलेंस क्या होता है? 17th क्वेश्चन में ट्रेड बैलेंस निकालना है। चलो बताओ भाई क्या होता है ट्रेड बैलेंस? तो ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या मतलब होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, हाँ, मतलब आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एग्जैक्टली, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। एक्सपोर्ट्स आपके 20 है, हाँ, आपको इंपोर्ट निकालने हैं। इंपोर्ट इज 10 प्लस 0.05। नेशनल इनकम आपको दे रखी है 600, ठीक है। तो 0.05 इंटू 600 प्लस 10, क्या ये 40 आ रहा है? 40 आ रहा है। तो मुझे बताओ बेटा, एक्सपोर्ट्स आपके 20 है, इंपोर्ट आपके 40 है, क्या ये नेगेटिव में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा। आपका 20 नेगेटिव में आ रहा है, एग्जैक्टली। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डेफिशिट। सर 20 रुपीज़ का डेफिशिट, हाँ जी 20 रुपीज़ का डेफिशिट। 18th पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, इधर आप फटाफट से हो, यस। कंजम्पशन फंक्शन आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और ये सब चीज़ें आपको दी है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ठीक है। इधर आओ। सबसे पहले आपको निकालनी होती है डिस्पोजेबल इनकम। क्या निकालनी होगी? डिस्पोजेबल इनकम। तो कैसे निकालते हैं? इनकम में से टैक्सेस को माइनस करो, टी फॉर टैक्सेस, यस। क्या कोई ट्रांसफर रिसीट्स है? सर नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.9y। करेक्ट है, करेक्ट है।
अब आपकी इक्वेशन क्या होती है कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन का फंक्शन 40 प्लस 0.8 और आपका y क्या है 0.9y. ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट. ये आपका कंजम्पशन फंक्शन हो गया, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 60, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 40, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट कितना 58, इंपोर्ट आपका 0.05y. बस आपको इसको सॉल्व करना है. इक्वेशन बहुत बड़ी लग रही है लेकिन आपको बस सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे. 40 और 60 और 40 और 58, 40 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 58, 198, 198. 0.8 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली. ठीक है सर, 198 प्लस 0.72y माइनस 0.05y इज इक्वल्स टू y. तो जरा y को सॉल्व कर लें, y को सॉल्व कर लो. 0.72 हाँ माइनस 0.05 एग्जैक्टली और माइनस y 0.33 आ रहा है. तो 0.33y इज इक्वल्स टू 198. तो 198 डिवाइड बाई 0.33 मेरा ये आ रहा है 600. क्या आपका आया 600? जिन बच्चों ने बी निकाला थैंक यू बेटा. क्लास में बच्चे कम क्यों हैं बेटा? क्योंकि मैं लगातार लाइव ले रहा हूँ ना, तो सारे बच्चे लगातार लाइव नहीं ले पाते हैं. आज हमारा 5th डे है, दिन में 2 क्लास होती है, तो डेली तो वो लाइव नहीं आ सकते. ठीक है, और बाकी अगर सारे बच्चे इतने कंसिस्टेंट होते तो बात ही क्या थी ना, फिर तो मज़े ही आ जाते. तभी तो मैं हमेशा क्लास के एंड में बोलता हूँ कि जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड में थे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. चलो भाई आ जाओ 19th पे आ जाओ. एवरीवन एवरीवन एवरीवन, व्हाट इज द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर? बेटा क्या आपको फॉर्मूला पता है? एवरीवन मुझे फटाफट से बताओ, क्या फॉर्मूला पता है? क्या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है क्या? जल्दी आओ. 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, यस सर यस, B प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट. करेक्ट है? आई थिंक 10-12 क्वेश्चन और हैं. ठीक है, 1 माइनस बी प्लस एम, 1 माइनस बी प्लस एम. तो मुझे बताओ 1 अपॉन में b कितना है? अरे b कितना है सर? b है आपका 0.9 जो कंजम्पशन फंक्शन में होता है. यस, 1 माइनस 0.9 करेक्ट है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये आपका इम्पोर्ट फंक्शन है. इम्पोर्ट फंक्शन है कितना आएगा? 0.05 सर, प्लस 0.05 एग्जैक्टली. सर 1 माइनस 0.9 प्लस 0.5, तो 0.15 आ रहा है ये 0.15. ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.15 कितना आएगा? 6.66. 6.66 क्या आपका आया? क्या आपने सी निकाला? थैंक यू बेटा, सी बिल्कुल सही है. सी बिल्कुल सही है. हाँ, कल अकाउंट्स की क्लास बेटा 11 बजे है. 11 बजे लेंगे. ठीक है, 20th क्या बोलता है? इधर आओ. APS और Y आपको दिया हुआ है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C? मुझे बताओ. APS होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. यस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? टोटल सेविंग्स अपॉन में टोटल इनकम. करेक्ट है? हाँ, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है. बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया है. ये कितना है? 0.375. जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे बेटा, मैंने इसका 1 शॉट डाला है, वो 1 शॉट देख लो आप. ठीक है, यूट्यूब पर डाला हुआ मैंने. 0.375 इज इक्वल्स टू सेविंग्स कितना है आपको निकालनी है. इनकम कितना है? 1800. क्या बेटा आप यहाँ पे सेविंग्स निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं. 0.375 यस इंटू 1800, ये कितना आ जाएगा? 675. आपको सी बताना है. मुझे बताओ बेटा, आपको सी बताना है, सी बताना है. तो मुझे मेरी बात सुनो, इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी. यस सर यस. तो अगर आपकी इनकम कितनी है? 1800. यस, जिसमें से आपकी सेव कितनी हुई है? 675. तो अगर मैं इनकम में से हाँ सेविंग्स वाला माइनस कर दूंगा तो क्या 1125 आपका कंजम्पशन आ जाएगा? क्या आपका 1125 कंजम्पशन आएगा? सारे बच्चे मुझे बताओ, आएगा? बिल्कुल आएगा. बहुत बढ़िया. यस हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यस, 21 क्या बोलता है बेटा? इन द 4 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल फ्लो इज कंसिडर्ड एज कंपेयर टू 3 सेक्टर. तो मुझे बताओ बेटा, जब 4 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो क्या एडिशनल होता है? फॉरेन सेक्टर. तो फॉरेन सेक्टर आता है. हाँ, तो फॉरेन सेक्टर मतलब आप इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, बाहर से कैपिटल भी आता है,
तो इसका मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट कैपिटल इनफ्लो, बाहर से मतलब बाहर के लोग जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें, ये सब आपका एडिशनल होता है। हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम किस पे डिपेंड करता है? सर कीन्स का क्या मानना था बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेरिएबल क्या होता है, कि आपकी नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? एग्रीगेट डिमांड पे, है ना। अगर इकोनॉमी में डिमांड होगी तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सप्लाई करने के लिए इनकम जनरेट होगी, आपकी इकोनॉमी सही रहेगी। तो एग्रीगेट डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है, करेक्ट बात है। यस, हाँ जी, ठीक है। आपको यहां पे निकालना है कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेविंग्स अपॉन में टोटल इनकम। यस, हाँ जी। अब अगर आपको सी दिया हुआ है और आपको वाई दिया हुआ है, क्या आप यहां पे सेविंग्स निकाल सकते हो? क्या आप सेविंग्स निकाल सकते हो? हाँ, 900 आएगी, 900 आएगी। क्यों भाई? इनकम या तो कंज्यूम हो रही है या सेव हो रही है, करेक्ट बात है ना। तो अगर आपका कंजम्पशन 300 है तो आपका सेविंग्स 900 है, तो 900 अपॉन में आपकी इनकम कितनी है? 1200। क्या आपने 0.75 निकाला है? सबने निकाला? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, एपीसी निकाल के आप 1 से माइनस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा एपीसी और एपीएस 1 होता है ना सर। हमारा एपीसी और एपीएस का सम भी 1 होता है, यस, और एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है। 24 क्या बोलता है? इन अ 3 सेक्टर मॉडल आपको दे रखा है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको निकालनी है ना। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए सर, काफ़ी कर लिए। हाँ, इसको अपने घर पे कर लेना या फटाफट कर ही लेते हैं सर। हमको डिस्पोजेबल इनकम पहले निकालनी होती है, तो इनकम में से, हाँ जी, हम पहले टैक्सेस को माइनस करते हैं। इनकम में से टैक्सेस को माइनस करेंगे, एग्जैक्टली। तो देखो आपका कंजम्पशन फंक्शन आएगा 8 प्लस 0.6, हाँ जी, y माइनस 10, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एग्रीगेट सप्लाई मतलब आपकी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फॉरेन सेक्टर आपको इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 60 प्लस 10, 78 प्लस 0.6 माइनस, हाँ जी, 0.6 y, सॉरी 0.6 को पहले y से मल्टीप्लाई किया, हाँ, माइनस 6, करेक्ट बात है, यस सर, यस। तो इनकम इज इक्वल्स टू इनकम माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू 72। तो 72 को 0.4 से डिवाइड करना है। क्या आपका 180 आ रहा है? यस, 180 आ रहा है। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। हाँ, अब आते हैं 25th पे। क्या बोलता है? इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 300 करोड़। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया आपका? 0.6, 0.6। आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम बताना है, जरा बताओ ना मुझे सर, कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपने इंक्रीज किया 300 करोड़ से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका 0.6 है, तो क्या मैं पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लूँ? हाँ, 1 अपॉन में 0.4, 1 अपॉन में एमपीएस, हाँ जी एमपीएस, तो 1 अपॉन में 0.4, ठीक है, ऑल राइट, दिस विल बी 2.5, करेक्ट है, करेक्ट है। अब आपको पता है बेटा 2.5 जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट है, यस, 2 फॉर्मूले होते हैं। अब आपकी चेंज इन इनकम आपको निकालनी है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपकी 300 है, तो 2.5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस, 750 आएगा। क्या आपने डी निकाला है? गुड जॉब, गुड जॉब, आ जाओ बस। हाँ जी, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी से करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो इट इज डिफाइंड, यस, एज अ रेशियो ऑफ, जल्दी बताओ। तो सर चेंज इन इनकम, यस, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यस सर, यस। कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपने करी उसकी वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम इज नोन एज टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम, यस। तो बेटा टोटल पूछा है, जब टोटल की बात करेंगे तो दैट विल बी एपीसी। अगर चेंज होता तो एमपीसी, है ना, कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, दैट विल बी एमपीसी, यस। 28 की बात करते हैं। अंडर द केनेशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज गिवन टू डिमांड फॉर मनी, कि भाई मुझे बताओ, यस, हाँ जी, कीन्स ने, ओके, कीन्स ने बेसिकली डिमांड ऑफ मनी को क्या टर्म दिया था?
ये एक्चुअली में हाँ चैप्टर नंबर 8 का आ गया शायद से, ठीक है। हाँ इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सर कीन्स ने क्या कहा था डिमांड ऑफ मनी को? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाँ एक्चुअली में ये उसमें आता है आपके डिमांड फॉर मनी चैप्टर में, यहाँ पे आ गया गलती से, ठीक है। 29th क्या बोलता है बेटा? 29th बोलता है अंडर द केनेशियन थ्योरी द एजम्पशन इज दैट कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। यस, कि अगर आपकी बेटा इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती है, लेकिन एक बात है कि इनकम इंक्रीज विल बी ग्रेटर देन कंजम्पशन इंक्रीज। मतलब जितना आपके इनकम में इंक्रीज हो रहा है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जितना आपके कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली तो क्या बोला? इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन, आपके कंजम्पशन में जो इंक्रीज होगा दैट विल बी लेस देन, हाँ जी, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। एग्जैक्टली क्या आपने डी बोला है? शाबाश। आ जाओ 30th की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, इज नॉट अ सेक्टर टू बी इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर। तो कह रहे 3 सेक्टर में हाँ हम किसको इंक्लूड नहीं करते? तो बेटा 3 सेक्टर में आपका फॉरेन सेक्टर नहीं आता, आपका हाउस होल्ड सेक्टर आता है, आपका बिजनेस सेक्टर आता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर आता है, लेकिन आपका फॉरेन सेक्टर नहीं आता, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, अभी समझाया मैंने आपको कि कीन्स का ये एजम्पशन था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि अगर आपके अगर आपके इनकम में इंक्रीज होगा तो आपके कंजम्पशन में इंक्रीज होगा, लेकिन विल बी लेस देन 1, क्योंकि कभी भी आपके कंजम्पशन में इंक्रीज आपके इनकम के इंक्रीज के जितने नहीं होगा या फिर उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि चेंज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन चेंज इन इनकम। तो आपका एमपीसी का आंसर जो आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। 32 क्या बोलता है? 32 बोलता है इफ एमपीसी इज 0.6, एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट आपका 0.04 है। एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, आपको फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बताना है। ये आपका किसका क्वेश्चन है? May 26 का, ठीक है। तो आपका कैसे आएगा? हाँ जी 1/1 माइनस एमपीसी, हाँ जी, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। क्लियर है? एग्जैक्टली 1 माइनस 0.6 प्लस 0.4। यस, सॉरी मैंने कुछ तो गलती की है, हाँ 0.44 करेक्ट बात है, नो प्रॉब्लम सर। तो आंसर क्या आ गया? एवरीवन क्या आंसर आया आपका? 2.27, ठीक है। सबने ये निकाला, शाबाश। लास्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं फिर क्लास को खत्म कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज। लीकेज का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपके इकोनॉमी में चल रहा है प्रोडक्शन कंजम्पशन, ठीक है। मेरे पास पैसा आया, मैंने पैसे खर्च कर दिए, आपके पास पैसे आए, आपने गुड्स बनाए, वो सब चीजें चल रहा है। अगर मैं इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में से पैसा निकाल लेता हूं तो उसको बोलते हैं लीकेज, और अगर मैं उसमें पैसा डालता हूं तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। जैसे आपका टैक्स है, टैक्स आपका लीकेज है। गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्स लिया तो जो 100 रुपए मैं खर्च कर सकता था गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन में, वो गवर्नमेंट ने ले लिया, सर दैट इज आपका लीकेज। हाँ जी लीकेज। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इसको हमने क्या बोल दिया? काइंड ऑफ सेविंग्स। सर सेविंग्स, हाँ, तो जो पैसा मैंने अपनी जेब में डाल दिया आपने गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन में खर्च नहीं किया, दैट इज ऑल्सो लीकेज। करेक्ट बात है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये लीकेज नहीं है, आपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। सर आपके कंपनी ने हाँ आपके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया, उनको पैसा मिला है, यस और नो? हाँ जी। अगर वो पैसा अपने पास रखते तो वो लीकेज होता, उन्होंने पैसा बांटा, हाँ जी बिल्कुल बांटा, दिस इज नॉट लीकेज, दिस इज नॉट लीकेज। इंपोर्टेड गुड्स, ये लीकेज है, क्यों? क्योंकि पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, हमारी इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, हाँ। तो ए, बी और सी आपका लीकेज है, सी आपका लीकेज नहीं है, ठीक है। वाइल डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, द इनकम विच इज नॉट स्पेंट, क्या लिखा है? नॉट स्पेंट, आपके May 26 का क्वेश्चन है। ऑन रिसेंटली प्रोड्यूस गुड्स मे बी रेफर टू एज, तो जो पैसा बेटा आपने गुड्स एंड सर्विस पे खर्च नहीं किया उस पैसे को लीकेज कहते हैं। चैप्टर 6 यहाँ पे ओवर है। हाँ आज क्लास में काफी कम बच्चे थे बट इट्स ओके। जो बच्चे थे उनको आई रियली वांट टू थैंक यू एवरीवन। हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप, हाँ जी, जो भी आपने मेरे साथ अभी 1 घंटा 50 मिनट रिवीजन किया उसमें आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ब्रशअप हुए होंगे, थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा। अब मुझे ऐसा लगता है बेटा मैं क्या करूँगा, क्योंकि एनर्जी मेरा इको में उतना आ नहीं रहा गले की वजह से, तो आई ट्राई कि मैं बाकी सारे चैप्टर्स की ना वीडियो रिकॉर्ड करके प्रॉपरली एक ही साथ दे दूँ आपको, ताकि आप अपने कन्वीनियंस पे देख सको, ठीक है। आई ट्राई कल या परसों तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, नहीं तो चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मैं प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक है, जितने भी चैप्टर्स रहते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कल कितने बजे मिल रहे हैं हम पार्टनरशिप के लिए? कल हम पार्टनरशिप के लिए फटाफट से बताओ। हाँ जी सर, कल पार्टनरशिप में मिलेंगे, हाँ जी, सुबह 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे हम मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे और पार्टनरशिप को रिवाइज करेंगे। ऑल राइट गाइस, हाँ जी, तो कमेंट में लिख के जाना कि चैप्टर 6 हमारा रिवाइज हो चुका है, हमारा रिवाइज हो चुका है। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू, हाँ जी, इन द नेक्स्ट क्लास। डाउट आ रहा है यूनिट 1 ने 21, एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। 21, यस, NNPFC भी निकाल सकते हैं ना, मतलब 21 में तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है ना, आपको GDP MP दी है, आपको NNPFC दी है, इन दोनों को कंपेयर करके आपको डेप्रिसिएशन निकालना है बेटा। NNPFC भी निकाल, NNPFC से भी पता नहीं मुझे, ये आपका डाउट समझ में आया नहीं मुझे, बट ठीक है, ऑल राइट। ग्रेट डिप्रेशन जो बच्चे कह रहे हैं बुक में 1930 है, तो बेटा फिर 1930 टिक कर लेना, ठीक है। हाँ, अगर आपकी बुक में 1930 दी है, मुझे याद है 1929 में स्टार्ट हुआ था, बट ठीक है, बुक में 1930 है तो उसको 1930 कर लेना, ओके, ठीक है ना गाइस। हाँ जी, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। यूनिट 2 में 6 का डी नहीं हो सकता, वेट बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, नन ऑफ दिस क्यों होगा बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कीन्स का ये मानना था ना कि इक्विलिब्रियम बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो सकता है, हाँ तो मानना था ये, तो इसमें डी क्यों होगा बेटा, ठीक है, ओके। यूनिट 1 का 14th क्वेश्चन, यूनिट 1 का 14th क्वेश्चन, ये तो बेटा आपको, अच्छा ये तो 15th है। 14th में क्या प्रॉब्लम है बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब सैलरी आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता, ये तो है ही ना, ये तो होगा ही, ठीक है। रॉयल्टी भी आती है, जो आपका रेंट आ रहा है ना, यस, रेंट में आपका रॉयल्टी कंसीडर हो जाती है, ठीक है। चलो, ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, आई विल सी यू टुमारो एट 11 o'clock।